पृष्ठभूमि में भीड़ की फुसफुसाहट और डर का माहौल। मैं हवा में तैरते हुए धीरे धीरे जमीन पर उतरता हूं। मेरी ऑरा देखकर लोग कांप रहे हैं। भीड़ में से एक आदमी फुसफुसाते हुए, और नई सी 6 पंख और ये उड़ने की ताकत, ये पक्का कम से कम एक दाऊ वांग स्तर का योद्धा है। दूसरा आदमी डरते हुए, अरे धीरे बोलो, अगर उन्होंने सुन लिया तो जान से मार देंगे, क्या पता वो वाकई कोई डॉवांग हो। तभी वूतान शहर के 3 बड़े परिवारों के मुखिया मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, गालिए भी हाथ जोड़कर। वूतान शहर के गालिए परिवार से गालिए भी महान योद्धा को नमन करता है। पुनी कांपती आवाज में, पुनी महान योद्धा को नमन करता है। शाओझान गंभीरता और सम्मान से। वूतान शहर के शाओ परिवार से शाओझान महान योद्धा के चरणों में शीश नवाता है। हुजूर, हम आपको किस नाम से पुकारें? आपका वूतान शहर में आगमन कैसे हुआ? अगर कोई सेवा हो तो गालिए परिवार आपके एक इशारे पर जान हाजिर करने को तैयार है। मैं चेहरे पर एक सख्त और रहस्यमयी मुखौटा ओढ़े रखता हूं। बेहद ठंडे और रौबदार लहजे में उनसे बात करता हूं। मैं गंभीर आवाज में, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहां सिर्फ एक इंसान को ढूंढने आया हूं। अगर वो मिल गया तो बेहतर, नहीं तो मैं खुद यहां से चला जाऊंगा। वैसे मुझे थोड़ी प्यास लगी है। शाओ झान फौरन उठते हुए गालियाबी को पछाड़कर, हुजूर कृपया हमारे साथ मीटर नीलामी घर चलें, वहां कुछ देर आराम फरमाएं। मैं सिर हिलाते हुए, ठीक है। गालियाबी मन में कुड़ते हुए, धिक्कार है। शाओ झान मुझसे एक कदम आगे निकल गया और उसने तियानवांग महान राजा को अपने पक्ष में कर लिया। मैं टेबल पर 3 सवालों का एक पर्चा रखता हूं और मीटर घर के प्रभारी को बुलाता हूं। मैं कड़क आवाज में, इस पर्चे को पूरे शहर में जितनी जल्दी हो सके छपवा कर बंटवा दो। जो कोई भी इन 3 सवालों के सही जवाब देगा उसे सीधे मेरे सामने पेश किया जाए। प्रभारी पर्चा लेते हुए, जो आज्ञा हुजूर। मैं इनाम की घोषणा करते हुए, याद रहे जो एक सवाल का जवाब देगा उसे कुई गैदरिंग पाउडर इनाम में मिलेगी। जो 2 के जवाब देगा उसे एक डॉ टेक्निक दी जाएगी, और जो तीनों के सही जवाब दे देगा उसे एक उच्च स्तरीय डाउ कल्टीवेशन मेथड इनाम में मिलेगा। प्रभारी हैरान होकर कुछ पूछने ही वाला होता है कि मैं उसे टोक देता हूं। मैं ठंडी निगाहों से देखते हुए, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना कम जानो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, समझे? प्रभारी डर कर सिर झुकाते हुए, जी हुजूर, मैं समझ गया। क्या आप अभी आराम करना चाहेंगे? आपके लिए वीआईपी कमरा तैयार है, मैं आपको वहां ले चलता हूं। कमरे की तरफ बढ़ते हुए मैं माहौल को भांपने के लिए एक सवाल पूछता हूं। मैं कैजुअल टोन में, वूतान शहर में इन दिनों कोई दिलचस्प घटना या कोई बड़ा समारोह होने वाला है क्या? प्रभारी सोचते हुए, हुजूर, अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कल श्याओ परिवार की युवा पीढ़ी का डॉ की टेस्ट होने वाला है। यह हर साल होने वाली परीक्षा है जहां बच्चों की साल भर की मेहनत जांची जाती है। मैं, ओह, श्याओ परिवार। प्रभारी गॉसिप के अंदाज में, जी हुजूर, श्याओ झान का बेटा श्याओ यान 11 साल की उम्र में ही डॉ जी बनकर पूरे शहर में मशहूर हो गया था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पिछले 3 सालों से उसकी ताकत बढ़ने के बजाय घटती ही जा रही है। पता नहीं कल के टेस्ट में वो 4 स्टार डॉकी के स्तर को भी पार कर पाएगा या नहीं। मैं अपनी रहस्यमयी मुस्कान छुपाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कहानी का असली हीरो शाओ यान अब बदलने वाला है। मैं गंभीर और डरी हुई आवाज में, हुन क्लैन, हुन क्लैन। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पता चला है कि मेरा सगा बाप कोई और नहीं बल्कि खुद हुन त्यांदी है, इस दुनिया का सबसे क्रूर और खतरनाक विलेन। जब मुझे यह सच पता चला तो मेरे अंदर का सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया। अब सिर्फ हड्डियों तक कांपने वाला खौफ बचा है। मैं उठकर खिड़की के पास जाता हूं और बाहर देखता हूं। मैं मन में, नॉवेल की कहानी के मुताबिक अपनी सनक के लिए हुन त्यांदी पूरे महाद्वीप के करोड़ों मासूमों का कत्लेआम कर देगा, यहां तक कि वो खुद अपने ही क्लैन की बलि चढ़ा देगा। यानी मेरा मरना तय है। शुरुआत में मैंने सोचा था कि जब शाओ यान छोटा है तभी उसका काम तमाम कर दूं, ताकि भविष्य में वो मेरे बाप और हमारे कबीले का खात्मा न कर सके। लेकिन अगर मैंने उसे मार भी दिया तो क्या गारंटी है कि किस्मत किसी और को नया फेट्स चोजन वन बनाकर खड़ी डीढ़िया नहीं कर देगी। मैं अपनी हथेलियों को देखता हूं जहां एक जादुई रोशनी चमक रही है। मैं मन में, ऊपर से इस टाइम ट्रैवल का एक साइड इफेक्ट भी है। मेरी खुद की ट्रेनिंग डॉ वांग के पीक स्तर पर आकर रुक गई है। मैं इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। इस दुनिया के आगे के सफर में डॉ वांग की औकात एक चींटी जैसी है। बड्ढे बड्ढे योद्धाओं की लड़ाई की एक मामूली लहर भी मुझे राख कर देगी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरे पास मेरा रिफंड सिस्टम है। अगर मैं इस दुनिया के चाइल्ड ऑफ फॉर्चून को कोई कीमती तोहफा दूंगा तो यह सिस्टम बदले में मुझे कई गुना ज्यादा पावर रिवॉर्ड में देगा। सिस्टम ने वादा किया है कि यह रिवॉर्ड मेरी किस्मत की हर बेढ़ी को तोड़ ही देगा और मुझे सीधे दौदी गॉड लेवल तक पहुंचा सकता है। मेरे चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है। मैं मन में, शाओ यान ही इस दुनिया का असली हीरो है। मेरा प्लान है कि मैं याओ लाओ की जगह खुद उसका सबसे बड़ा गॉडफादर और मददगार बन जाऊं। किताब के मुताबिक अगर याओ लाओ ने उसकी ताकत न चूसी होती तो शाओ यान कभी हार मानने वाला इंसान नहीं था। अब जब उसे पता चलेगा कि शहर में एक डॉ वांग स्तर का रहस्यमय शख्स आया है, तो क्या वो अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए मुझसे मिलने नहीं दौड़ा चला आएगा? शाओ यान, मैं तुम्हारी प्रतिक्रिया देखने के लिए बेताब हूं। बाहर बाजार में हुन चांग का पर्चा दीवार पर चिपका है। भीड़ उमद्धो पद्दी है। एक राहगीर भीड़ से पूछते हुए, अरे भाई, इस पर्चे पर क्या लिखा है जरा बताना। दूसरा आदमी उत्साहित होकर, कोई बहुत बड्ढे डोवांग आए हैं, वो किसी को ढूंढ रहे हैं। जो भी इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे इनाम मिलेगा। सबसे बड़ा इनाम तो दाई रैंक की डॉ टेक्निक और गोंगफा है। एक बूढ़ा आदमी आगे आते हुए, जरा मुझे भी देखने दो। तीसरा आदमी हंसते हुए,
अरे बुजुर्गों, आपको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता, आप क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो? इस झंझट में मत पड़ो, घर जाओ और आराम से सो जाओ। शाओ यान अकेले बैठकर अपनी हथेलियों को देख रहा है, उसका चेहरा उदास है। शाओ यान अकेले में हताश होकर, मेरी ताकत बिना किसी वजह के घटती ही जा रही है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं एक कचरा बनकर रह गया हूं। तभी उसकी चचेरी बहन शाओ शुन्नेर वहां आती है। शाओ शुन्नेर प्यार से, शाओ यान भाई। शाओ यान चौंक कर, शुन्नेर, बाकी सब लोग इतने हैरान क्यों हैं? पूरे शहर में ये क्या हलचल मची है? शाओ शुन्नेर गंभीरता से पर्चा दिखाते हुए, यान भाई, आज वुतान शहर में एक बेहद शक्तिशाली योद्धा आए हैं जो कम से कम एक डॉवांग हैं। वो किसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने पूरे शहर में ये 3 अजीब सवाल बांटे हैं और कहा है कि जो भी इसका जवाब देगा। शाओ यान उस पर्चे को हाथ में लेता है। जैसे ही वो पर्चे के सवालों को पेपरता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सवाल आधुनिक दुनिया या किसी ऐसी चीज से जुड़े हैं जिसे सिर्फ एक अर्थ ट्रैवलर ही समझ सकता है। शाओ यान मन में बुरी तरह चौंकते हुए, ये यह नामुमकिन है। ये सवाल, क्या इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई और है जो मेरी ही दुनिया से यहां आया है? शाओ शुनेर आगे बताते हुए, जो एक सवाल का जवाब देगा उसे क्यूई गैदरिंग पाउडर मिलेगी, और जो 2 या तीनों के सही जवाब दे देगा उसे डाई रैंक की बेहद कीमती कल्टीवेशन मेथड इनाम में मिलेगा। शाओ यान मन में, दिल तेजी से धड़क रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल, ये भाषा, क्या इस पर्चे को बांटने वाला शख्स भी उसी दुनिया से आया है जहां से मैं आया हूं? क्या वो भी मेरी तरह एक अर्थ ट्रैवलर है? शाओ शुनेर शाओ यान का चेहरा देखकर चिंतित होते हुए, शाओ यान भाई, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्यों? क्या आप इन अजीब सवालों के जवाब जानते हैं? शाओ यान हड़बड़ाकर अपनी भावनाओं को छुपाते हुए, "आह, नहीं, कुछ नहीं शुनेर, मैं तो बस ये सोच रहा था कि जो इंसान सीधे दी क्लास की टेक्निक और गोंगफा इनाम में दे रहा है, वो कितना रईस और ताकतवर होगा। इतने बड़े इनाम तो बड़े बड़े साम्राज्यों के पास भी नहीं होते।" शून्यर के जाने के बाद शाओ यान कमरे में अकेले चक्कर काट रहा है। वह गहरी सोच में डूबा है। शाओ यान, इतना बड़ा मौका, मेरी खोई हुई ताकत को वापस पाने की चाबी शायद इसी इंसान के पास है। मन तो कर रहा है कि बिना सोचे समझे सीधे उसके पास चला जाऊं और कहूं कि मैं भी उसी दुनिया से हूं, पर नहीं, यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हमारी पुरानी दुनिया में एक कहावत थी, जब 2 पुराने वतन के लोग अनजान दुनिया में मिलते हैं तो पीठ पीछे छुरा घोंप देते हैं। क्या पता वो बंदा मुझे अपनी राह का रोड़ा समझे और मार डाले। मैं खुद सामने नहीं जा सकता, मुझे किसी और का इस्तेमाल करना होगा। शाओ यान शहर के एक गरीब और जरूरतमंद लड़के से चुपके से मिलता है। शाओ यान के हाथ में एक पर्ची है जिस पर उसने जवाब लिखे हैं। शाओ यान गंभीर आवाज में, मैंने जो कुछ भी तुम्हें समझाया और जो इस पर्ची पर लिखा है, क्या तुमने वो सब अच्छे से याद कर लिया है? गरीब लड़का, जी जी छोटे मालिक, मैंने सब अच्छे से याद कर लिया है। लेकिन क्या वाकई कोई मुसीबत नहीं होगी? मैंने सुना है कि वो मेहमान कम से कम एक डॉ वांग स्तर के खतरनाक योद्धा हैं। अगर वो मेरे जवाबों से गुस्सा हो गए तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बहुत डरा हुआ हूं। शाओ यान लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए, जरा अपने बीमार पिता के बारे में सोचो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार यह काम कर देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की दवा के लिए ढेर सारे पैसे दूंगा। उन पैसों से तुम्हारे पिता की जान बच जाएगी। क्या तुम अपने पिता को तड़पते हुए देखना चाहते हो? गरीब लड़का, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगा मालिक। शाओ यान मन में, चलो, पासा फेंक दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह दांव खाली नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि वो रहस्यमयी डॉ वांग इस जवाब को देखकर क्या करता है। मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठा हूं। सामने शाओ यान का भेजा हुआ गरीब लड़का घुटनों के बल बैठा कांप रहा है। गरीब लड़का डरते हुए, हुजूर, जो वादा किया था वो बात पक्की है ना? मैं ठंडी निगाहों से देखते हुए, तो तुम्हें मेरे तीनों सवालों के जवाब पता है? गरीब लड़का रट्टा मारा हुआ जवाब बोलते हुए, जी हां, पहला सवाल, ची बयान ओ बु बयान, तो उसका जवाब है फू हाउ कान शियांग शियान। दूसरा सवाल, लॉन्ग द चुआन रेन। और तीसरा, लड़के के मुंह से यह शब्द सुनते ही मेरा दिल धक से रह जाता है। मैं झटके से अपनी जगह से खड़ा होता हूं। मेरी डॉ वांग की ताकत के दबाव से पूरा कमरा हिलने लगता है। मैं मन में बुरी तरह चौंकते हुए, यह यह तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला चाइना का मशहूर गाना है। यह लड़का वाकई मेरी दुनिया से है। मैं लड़के के पास आकर उत्सुकता से, तुम भी हुआक्सिया चाइना से हो? तुम कौन हो? गरीब लड़का रोते हुए घबराकर, हुआक्सिया, ये क्या होता है हुजूर? मैं तो इसी जियामा एम्पायर के वुतान शहर का रहने वाला हूं। मैं गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ते हुए, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ, ये जो तुमने अभी बोला ये तुमने खुद मनगढ़ंत बनाया है या कहीं से सुना है? अगर सच नहीं बताया तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। गरीब लड़का पैरों में गिरकर चीखते हुए, हुजूर रहम करें, हुजूर रहम करें, ये मैंने नहीं बनाया। किसी ने मुझे पैसे देकर ये सब बोलने के लिए यहां भेजा था। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको उसके पास ले चल सकता हूं, वो यहीं बाहर खड़ा है। मैं खिड़की से बाहर झांकता हूं। दूर भीड़ में छुपा शाओ यान नजर आता है जो चुपके से नजर रखे हुए है। मैं मन में मुस्कुराते हुए, अच्छा, तो वो शाओ यान है। यह ओल्ड टाउन्समैन तो बड़ा चालाक और सतर्क निकला, खुद आने के बजाय मोहरे को भेज दिया। मैं वापस लड़के की तरफ मुड़ता हूं और दबाव कम करता हूं। मैं लड़के से, तुम्हें उस इंसान ने धोखा दिया है, लेकिन खैर उसने जवाब तो सही दिए। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें एक क्यूई गैदरिंग पाउडर दे रहा हूं, पर तुम्हें मेरी एक बात उस तक पहुंचानी होगी। गरीब लड़का पिल पाकर खुश होते हुए,
जी हुजूर, हुजूर का जो भी हुक्म हो। मैं गंभीर आवाज में, उससे जाकर कहना हम दोनों ही इस अजनबी दुनिया में भटके हुए मुसाफिर हैं। मैं मन में खिड़की की तरफ देखते हुए वह इस लाइन का मतलब बखूबी समझ जाएगा। कोई बात नहीं शाओयान, मैं इंतजार कर सकता हूँ, चाहे कल का डॉकी टेस्ट हो या नाला न्यारा का तुम्हारी सगाई तोड़ना। एक दिन तुम खुद मेरे पास मदद मांगने आओगे। अगले दिन श्याओ परिवार का डॉकी टेस्ट चल रहा है। टेस्टिंग पिलर पर श्याओ यान का हाथ है, खंभा चमकता है। टेस्ट अनाउंसर उदासी और कड़क आवाज में, अगला शाओ यान डॉकी 3 स्टार स्तर निम्न। पूरी भीड़ ठाके लगाकर हंसने लगती है। श्याओ यान सिर झुकाए खड़ा है। श्याओ शूनेर भीड़ से निकलकर दौड़ती है। श्याओ यान भाई, निराश मत होइए, शूनेर हमेशा आपके साथ है। वापस मेरे हॉल में, जहां लोग इनाम के लालच में फर्जी जवाब लेकर आ रहे हैं। मैं परेशान हो चुका हूं। मैं झल्लाहट में कुर्सी पर बैठकर, चलो अगला भेजो। अच्छा सवाल सुनो। चू श्यांग श्यांग त्यानगे, इसकी पहली लाइन क्या है बताओ। एक नकली उम्मीदवार सोचते हुए, क्या हुजूर, ये सवाल तो उस पर्चे पर नहीं था जो बाहर लगा है, आपने सवाल बदल दिया, ये तो धोखाधड़ी है। दूसरा ठग पीछे से चिल्लाते हुए, हाँ मैंने तो बाहर पैसे देकर इस सवाल का जवाब खरीदा था, आप लोग चीटिंग कर रहे हैं। मैं नहीं मानता, मेरे पैसे डूब गए। मैं माथा पकड़ते हुए मन में, धिक्कार है। पिछले 2 दिनों से सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोने वाले ठग और लालची लोग ही आ रहे हैं, किसी को कख भी नहीं पता। तभी भीड़ में से एक नया लड़का आगे आता है। मैं थके हुए लहजे में, हाँ भाई तुम बताओ। छू श्यांग श्यांग त्यानगे की पिछली लाइन क्या है। नया उम्मीदवार बिना सोचे सहजता से, अरे ये तो बहुत आसान है, ए ए ए। बतख की आवाज। मैं चौंक कर अपनी नींद से जागते हुए, क्या क्या कहा तुमने, कौन सा ए। नया उम्मीदवार घबराकर दोबारा बोलता है, वही हुजूर, ए ए ए। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ता हूं। आखिरकार एक और सही जवाब आ गया था। बाहर भीड़ में भारी शोर शराबा हो रहा है। अटेंडेंट भागा भागा अंदर आता है। अटेंडेंट उत्साहित होकर, अरे बाप रे, ये तो सचमुच चंगवांग हुनचांग है। सौ का दिया हुआ सही जवाब है। कोई तो है जिसने इसे बूझ लिया। हाँ, ए मेहमान, आप जरा इस वीआईपी रूम में ठहरिए। बाकी स्टाफ से जल्दी जाओ और हुजूर को बुला कर लाओ, कहो कि किसी ने सही जवाब दे दिया है। कमरे में सिर्फ मैं और वो नकाबपोश शख्स बचे हैं। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूं। मैं धीमी और गहरी आवाज में, चलो अब तो सब लोग चले गए, क्या अब तुम अपना यह नकाब हटाओगे। शाओयान शाओयान चौंक जाता है और धीरे से अपना हुड नीचे गिराता है। उसका चेहरा डर और हैरानी से भरा है। शाओयान कांपती आवाज में, आपने मुझे पहचान लिया। मन में, हे भगवान, ये मुझे मार डालेगा या फिर। मैं मुस्कुराता हूं और दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं। मेरी आवाज से सारा कड़कपन गायब हो चुका है, अब उसमें एक दोस्ताना अंदाज है। मैं मुस्कुराते हुए, मेरा नाम हुनचांग है, डॉ वांग का पीक स्तर, चलो जान पहचान कर लेते हैं। मेरे भाई, मेरे ओल्ड टाउन्समैन। शाओयान राहत की सांस लेते हुए हाथ मिलाता है। शाओयान डॉ की 3 स्टार। अचानक कुछ याद आते ही, इसका मतलब आपको कल ही पता चल गया था कि वो मोहरा मैंने भेजा था। मैं ठाका लगाते हुए, और नहीं तो क्या, तुमने क्या मुझे बच्चा समझा है, एक डॉ वांग की सेंसिंग पावर का मजाक उड़ा रहे हो क्या। श्याओ यान गहरी सांस लेते हुए, डॉ वांग स्तर के योद्धा सचमुच बेहद खौफनाक होते हैं। कोंगबू रूसी। मैं, कल जब मैंने देखा कि तुम मुझसे सीधे मिलने से कतरा रहे हो, तो मैंने सोचा कि चलो तुम्हें एक दिन का वक्त और देते हैं। अगर तुम आज भी नहीं आते तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करता। वैसे आज अचानक यहां आने का फैसला कैसे किया, सब सोच समझ लिया। श्याओ यान कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, हाँ समझ लीजिए कि हालात ने मजबूर कर दिया। श्याओ यान आगे आता है और बेहद उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखता है। श्याओ यान गंभीरता से, जैसा कि मैंने उस पर्चे पर इशारों में लिखा था, मेरी हर दिन की कड़ी मेहनत से कमाई हुई डॉकी डौची अचानक गायब हो जाती है, जैसे किसी फूटे हुए गुब्बारे से हवा निकल रही हो। आप एक डॉ वांग हैं, आपकी ताकत और तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है। क्या मेरी इस हालत का कोई इलाज है। मैं गंभीर होकर, पहले तुम आराम से बैठ जाओ, अटेंडेंट से चाय लाओ। श्याओ यान बैठता है। मैं उसके करीब आता हूं। मैं अपनी डॉ की को सक्रिय करता हूं और उसकी उंगली में पहनी उस पुरानी काली रिंग पर अपनी चेतना केंद्रित करता हूं। अंगूठी से एक बहुत ही बारीक ऊर्जा की हलचल महसूस होती है। श्याओ यान बेचैनी से चाय का घूंट लेते हुए, क्या हुआ भाई, कुछ पता चला क्या मेरी डॉ की के गायब होने का संबंध। मैं अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, तुम्हारी ताकत के गायब होने का ताल्लुक किसी चीज से है। श्याओ यान हैरान होकर, इस अंगूठी से। मैं रहस्यमय लहजे में, अगर मेरी समझ सही है तो इस अंगूठी के भीतर एक बेहद शक्तिशाली शख्स की टूटी हुई आत्मा याओलाओ छुपी बैठी है। खुद को जिंदा रखने और अपनी चेतना को जगाने के लिए यह आत्मा पिछले 3 सालों से लगातार तुम्हारी डॉ की को चुराकर खुद को सींच रही थी। श्याओ यान झटके से उठ खड़ा होता है, गुस्से और डर से, क्या इस कमीने ने मेरी 3 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसे अभी फेंक देता हूं, वरना यह मुझे पूरा चूस जाएगा। मैं श्याओ यान का हाथ पकड़ लेता हूं और अंगूठी को घूरता हूं। मैं शांत लेकिन कड़क आवाज में, शांत हो जाओ, फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ जैसी ताकत के सामने इसकी इतनी मजाल नहीं कि ये अब तुम्हारी ऊर्जा छू सके। तुम जरा अभी इसी वक्त ध्यान लगाकर बैठो और अपनी कल्टीवेशन शुरू करो। देखो कि क्या अब भी तुम्हारी डॉ की गायब हो रही है। श्याओ यान भरोसा करके बैठता है, सांस लेता है।
ठीक है। शाओ यान ध्यान लगाता है। इस बार उसकी डॉ की उसके शरीर में स्थिर रहती है, अंगूठी उसे छू भी नहीं पाती। उसकी आंखें चमक उठती हैं। शाओ यान खुशी से, गायब नहीं हुई भाई, मेरी डॉ की सचमुच रुक गई। मैं मुस्कुराता हूं और अपनी आस्तीन से एक चमकीली शीशी निकालता हूं। ये मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है जो मैं रिफंड सिस्टम के लिए शाओ यान को देने जा रहा हूं। मैं शीशी उसकी तरफ बढ़ाते हुए, ये यांगलिंग लिक्विड है, इसे पीने से तुम्हारी डॉ की सोखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। डॉ झी के नीचे वाले स्तर के लोगों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, इसे रखो। शाओ यान शीशी को हाथ में लेकर भावुक होते हुए, भाई मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं मन में मुस्कुराते हुए, एहसान की बात नहीं है छोटे भाई, तुम इसे पियोगे, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और यहाँ पीछे बैठे मेरे सिस्टम से मुझे वो रिवॉर्ड मिलेगा जो मुझे इस दुनिया का भगवान बना देगा। शाओ यान उत्साहित और भावुक होकर, इस लिक्विड का असर तो सचमुच जादुई है। हुन छांग, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने बिल्कुल सच कहा था, हम दोनों इस अजनबी दुनिया में भटके हुए मुसाफिर हैं। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। शाओ यान अचानक पीछे हटता है, अपने कपड़े ठीक करता है और बेहद सम्मान के साथ मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वह अपने दोनों हाथ जोड़ता है। शाओ यान गंभीर और दृढ़ आवाज में, आज मैं शाओ यान आपको अपना बड़ा भाई मानना चाहता हूं। अगर आप मुझ जैसे कमजोर को अपना छोटा भाई स्वीकार करने से परहेज न करें तो कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हुन चांग भैया, आज के बाद हम सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे, हर मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। शाओ यान को घुटनों पर देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मेरे दिमाग में जैसे बिजली कड़क उठती है। मैं मन में बुरी तरह हैरान होकर, तेरी की, भविष्य का महान फ्लेम एम्परर शाओ यान, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका देना है, वो आज मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझे अपना बड़ा भाई बना रहा है। मैं हड़बड़ाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए, अरे तुम पहले खड़े हो जाओ। शाओ यान जिद पर अड़ते हुए, नहीं भैया, जब तक आप मुझे अपना छोटा भाई स्वीकार नहीं करेंगे मैं आज इस जमीन से नहीं उठूंगा। मैं मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए, अच्छा बाबा ठीक है, मैं हार माना, मैं तुम्हें अपना भाई स्वीकार करता हूं। जब हम दोनों एक ही वतन से हैं तो ये सब औपचारिकताएं और दिखावा करने की क्या जरूरत है। अब से हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और इस डूची कॉन्टिनेंट पर मिलकर अपना परचम लहराएंगे। शाओ यान चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ, जी बिल्कुल बड़े भैया। जैसे ही शाओ यान ने मेरा हाथ थामता है, मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल और दिव्य आवाज गूंजती है। सिस्टम की आवाज दिमाग के भीतर, डिंग, पता चला है कि होस्ट ने चाइल्ड ऑफ फॉर्च्यून का पूर्ण विश्वास जीत लिया है। बाइंडिंग प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 10%, 50%, 100%, बाइंडिंग पूरी हुई। अब से मेजबान जब भी शाओ यान को कोई चीज या संसाधन प्रदान करेगा तो बदले में सिस्टम द्वारा रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। मैं मन में राहत और समझदारी की सांस लेते हुए, अरे वाह, तो यह बात थी। मैं भी सोचूं कि जब मैंने थोड़ी देर पहले इसे यांगलिंग लिक्विड दिया तो सिस्टम ने कोई इनाम क्यों नहीं दिया। असल में जब तक यह मुझे अपना भाई मानकर मुझ पर पूरा भरोसा नहीं करता तब तक सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होना था। अब खेल शुरू हुआ है। मैं अपनी आस्तीन में हाथ डालता हूं और स्टोरेज रिंग से कुछ बेहतरीन चीजें बाहर निकालता हूं। मैं थोड़ा झेंपते हुए, दोस्ताना अंदाज में, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज मुझे इतना प्यारा छोटा भाई मिल जाएगा, इसलिए मैं पहले से कोई बड़ा तोहफा तैयार नहीं कर पाया। खैर, फिलहाल के लिए ये कुछ बेहद उच्च स्तरीय हाई ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब्स रखो। और सुनो, मैं एक और डिब्बा निकालता हूं जिसमें सफेद पाउडर है। चीन, मैं समझाते हुए, ये निंगची पाउडर है जो मैंने अपनी पुरानी ट्रेनिंग के दिनों में बचाकर रखे थे। जब तुम नहाने जाओ तो पानी की बाल्टी या टब में इसका बस 1 चम्मच मिला देना। इसमें बैठकर अभ्यास करने से तुम्हारी डॉ की जुटने की रफ्तार 3 गुना बढ़ जाएगी। तुम्हारी मौजूदा डो जी स्टेज के लिए यह सबसे बेस्ट चीज है। शाओ यान चीजों को संभालते हुए आंखें नम करके, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हंसते हुए अपना सिर खुजाते हुए, हाँ हाँ, अरे देखो मेरी याददाश्त भी ना। छोटे भाई, वादे के मुताबिक तुमने उन पहेलियों के सही जवाब दिए हैं तो मुझे तुम्हें वो इनाम भी तो देना है जो मैंने पूरे शहर के सामने वादा किया था। मैं दोस्ताना लहजे में, नियम के मुताबिक तुमने सही जवाब दिए हैं तो मुझे तुम्हें दी क्लास की टेक्निक और गोंगफा देना चाहिए, लेकिन चूंकि तुम अभी एक डॉज ही भी नहीं बने हो इसलिए वो तुम्हारे किसी काम के नहीं है। पर सुनो, जिस दिन तुम एक सच्चे डॉज ही बन जाओगे तुम्हारा यह भाई तुम्हें एक ऐसा टॉप लेवल गोंगफा तोहफे में देगा जो त्यान क्लास हाई ग्रेड के बराबर होगा। शाओयान बुरी तरह चौंक कर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या क्या, त्यान क्लास हाई ग्रेड? बड़े भैया, आपके पास गॉड लेवल का त्यान क्लास गोंगफा है और वो भी आप मुझे देने को तैयार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। शाओ यान के जाने के बाद मैं अकेले में बैठकर ध्यान लगाता हूं। मेरे सामने एक सुनहरी पिल तैर रही है। मैं मन में बेहद उत्साहित होकर, हाँ हाँ, सिस्टम का खेल सचमुच लाजवाब है। कल जब मैंने शाओ यान को वो निंगची पाउडर दिया था तो सिस्टम ने मुझे रिफंड रिवॉर्ड में क्या दिया जानते हो? एक डो हुआंग पिल, एक ऐसी चमत्कारी पिल जो डो वांग के पीक स्तर के योद्धा के डो हुआंग बनने की संभावना को 100 गुना बढ़ा देती है। अब वक्त आ गया है अपनी इस रुकी हुई ताकत को तोड़ने का। शाओ यान शांति से बैठा है। तभी उसके पिता शाओ जान चिंतित चेहरे के साथ अंदर आते हैं। शाओ जान प्यार से मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ, मुझे मालूम था कि तुम यहीं छुपे होगे। क्या हुआ बेटा, क्या तुम अभी भी कल के टेस्ट की वजह से परेशान हो? शाओयान सकारात्मक मुस्कुराते हुए, नहीं पिताजी, अब मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। शाओजान उदास होकर, असल में शहर में जो नए डोवांग हुनचांग आए हैं मैं उनके पास जाने की सोच रहा था ताकि देख सकूं कि क्या वो तुम्हारी घटती ताकत का कोई इलाज कर सकते हैं या नहीं। शाओयान
बीच में टोकते हुए। नहीं पिताजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी ताकत गायब होने की जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका है। शाओ झान हैरान और खुश होकर, सचमुच? ये कैसे हुआ? क्या कारण था इसका? शाओ यान रहस्यमयी मुस्कान के साथ, पिताजी ये एक सीक्रेट है। बस 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। शाओ झान, चलो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं यहाँ तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया था। कल हमारे कबीले में कुछ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं और उनका आना तुमसे ही जुड़ा है। अच्छे से तैयारी कर लो, कल कबीले की नाक मत कटने देना। शाओ यान अचंभित होकर, खास मेहमान मेरे लिए? कौन है वो पिताजी? शाओ झान रहस्यमय ढंग से जाते हुए, कल तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अचानक पूरे वूतान शहर का आसमान लाल और सुनहरा होने लगता है। मीटेर नीलामी घर के ऊपर बादलों का एक बवंडर बन जाता है। एक ऐसी खौफनाक और विशाल ऊर्जा निकलती है जो पूरे शहर को दबा देती है। शाओ यान जमीन पर झुकते हुए, हाँफते हुए, ओह, यह कितनी भयानक ऊर्जा का दबाव है। पिताजी, क्या शहर में कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है? उधर शाओ शुनेर के कमरे में साय में छुपा एक बूढ़ा बॉडीगार्ड लिंग यिंग प्रकट होता है। शाओ शुनेर खिड़की से बाहर देखते हुए, लिंग ओल्ड, बाहर ये क्या हलचल है? लिंग यिंग गंभीरता से झुकते हुए, कुमारी घबराने की कोई बात नहीं है। 2 दिन पहले जो डॉ वांग हुनचांग इस शहर में आए थे, ये उन्हीं की ऊर्जा है। वह इस वक्त डॉ वांग की सीमा को तोड़कर डॉ हुआंग बनने जा रहे हैं। अगर वो मुझसे भिड़े भी तो वो इस बूढ़े खादिम के सामने नहीं टिक पाएंगे। शाओ शुन एर गहरी सोच में, लिंग ओल्ड, किसी भी तरह बिना उन्हें भनक लगे ये पता लगाओ कि उनके वूतान शहर आने का असली मकसद क्या है। क्या वो भी उस चीज टूशी एंशिएंट गॉड जेड के लिए यहां आए हैं? लिंग यिंग, जो आज्ञा कुमारी। सड़कों पर लोग डर से कांप रहे हैं। शाओ झान भी खिड़की से बाहर देख रहे हैं। शाओ झान गंभीरता से, यान बेटा, मैं जरा बाहर स्थिति देखने जा रहा हूं, तुम यहीं रुको। शाओ यान मन में कांपते हुए, इतनी दूर होने के बावजूद इस खौफनाक ताकत से मेरी आत्मा तक कांप रही है। क्या ये बड़े भैया की असली ताकत है? सचमुच बेहद खौफनाक। भीड़ में से एक संभ्रांत व्यक्ति हैरान होकर, सबसे डरावनी बात तो चंगवंग हुनचांग, सरनिम की उम्र है। वह दिखने में मुश्किल से 20 साल के लगते हैं और इस उम्र में वो डो हुआंग बनने जा रहे हैं। अगर मैंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो मैं कभी यकीन नहीं करता। इस इंसान का भविष्य असीमित है। गालिए भी लार टपकाते हुए, अगर किसी भी तरह हमारा परिवार उनके साथ। आसमान से बादलों का बवंडर छंट चुका है। मीटेर नीलामी घर से उड़ती हुई ऊर्जा को देखकर वूतान शहर के लोग और तीनों कबीले घुटनों के बल बैठे हाँफ रहे हैं। भीड़ में से एक शख्स कांपते हुए, क्या यह क्या यह एक डॉ हुआंग योद्धा की असली ताकत है? सचमुच बेहद खौफनाक। शाओ झान गंभीरता और उम्मीद से, अगर किसी भी तरह उनके साथ कोई रिश्ता या संबंध बन जाए तो हमारे कबीले की किस्मत बदल जाएगी। वह इतनी कम उम्र में डॉ हुआंग बन गए हैं, उनका टैलेंट असाधारण है। उनके पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी और रहस्यमयी ताकत होगी। गालिए परिवार का मुखिया ठहाका लगाते हुए और चिढ़ाते हुए, हा 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 हा, श्याओ झान, तुम सिर्फ श्याओ कबीले के मुखिया हो और तुम्हारी इतनी औकात कि तुम महान डॉ हुआंग हुजूर से रिश्ता जोड़ने के सपने देख रहे हो। कितने मजाकिया हो तुम, दिन में सपने देखना बंद करो। श्याओ झान गुस्से में, जैसे तुम्हारा गालिया कबीला बहुत दूध का धुला है, तुम हमसे बेहतर कैसे हो गए? एक बुजुर्ग बीच में आते हुए डर से चीखते हुए, शश, चुप हो जाओ, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? क्या तुम सब अपनी जान गंवाना चाहते हो? अगर तुम्हारी इस बकवास से डॉ हुआंग हुजूर के मेडिटेशन में खलल पड़ा तो हम में से कोई भी यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी मीठेर नीलामी घर के ऊपर आसमान में मैं प्रकट होता हूं। मेरी नई डो हुआंग ऊर्जा इतनी भारी है कि तीनों कबीलों के मुखिया जमीन पर मुंह के बल गिर जाते हैं। भीड़ चिल्लाते हुए, महान चंगवंग हुजूर। मैं गंभीर और कड़क आवाज में आसमान से बिजली की तरह गरजते हुए, दफा हो जाओ यहां से, मुझे परेशान करने की जुर्रत दोबारा मत करना। मैं अपने हाथ से एक जोरदार आयरन पाम हवा में चलाता हूं। एक जोरदार धमाका होता है और कबीले के लोग पीछे जा गिरते हैं। भीड़ फुसफुसाते हुए, वाह, जैसा नाम वैसा काम, ये हैं असली डो हुआंग। हमारे वूतान शहर के ये तथाकथित 3 बड़े कबीले इस डो हुआंग के सामने एक अदने से कीड़े के बराबर भी नहीं है। एक शब्द बोलने की भी औकात नहीं है इनकी। एक युवक भीड़ में मुट्ठी भींचते हुए, मैंने फैसला कर लिया है, कल ही मैं मॉन्स्टर माउंटेन रेंज जाऊंगा। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मुझे भी ताकतवर बनना है, मुझे भी डॉ हुआंग बनना है। लोग भागने लगते हैं। शाओ झान और बाकी लोग हैरान हैं। एक दरबारी शाओ झान से, मुखिया जी, चैंगवांग, हुजूर को अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया? शाओ झान गंभीरता से, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि इसके बारे में कम से कम पूछताछ करो। जरा सी लापरवाही पूरे वूतान शहर पर तबाही ला सकती है। उधर मीटेर नीलामी घर के गुप्त कमरे में मैं राहत की सांस लेता हूं। मैं मन में झल्लाहट के साथ, इन कबीले वालों को जरा भी तमीज नहीं है। अगर मुझे पता नहीं होता कि शाओ यान इस जगह पर है तो मुझ जैसा बंदा इस बंजर और पिछड़ी जगह पर कदम भी नहीं रखता। खैर, शुक्र है कि डॉ हुआंग का ब्रेक थ्रू बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया। मेरे दिल का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मैं शाओ यान की दी हुई अंगूठी को टेबल पर रखता हूं। कमरे को अपनी डॉ हुआंग की सील से बंद करता हूं। अंगूठी से अचानक एक सफेद धुंध निकलती है और एक बूढ़े व्यक्ति याओ लाओ सामने प्रकट होती है। मैं रहस्यमयी मुस्कान के साथ, चलो, जब तुम होश में आ ही गए हो तो इस तरह छुपने और ढोंग करने की क्या जरूरत है बुजुर्गवार? याओ लाओ,
चौंक कर अपनी पारदर्शी आंखों से मुझे घूरते हुए, तुम तुम कौन हो और तुमने इस बूढ़े को कैसे पहचाना? मैं कुर्सी पर आराम से बैठते हुए, मेरा नाम हुनचांग है, मैं यहां आपसे एक डील करने आया हूं। याओलाओ गुस्से में हवा में तैरते हुए, सौदा, मेरी आभा को भांपते हुए, तुम्हारी रूह की गहराई में वो खौफनाक ठंडक, तुम्हारा सोल हॉल से क्या रिश्ता है? मैं ठंडा ठहाका लगाते हुए, हून पैलेस, हाँ हाँ, हून पैलेस और कुछ नहीं, बस मेरे कबीले के टुकड़ों पर पलने वाला एक पालतू कुत्ता है। याओ लाओ, बुरी तरह थर्राते हुए घृणा से, तो तुम उस नीच कबीले से हो, तुम जैसे जल्लाद के साथ मैं कोई सौदा करूं? ये ख्वाब देखना छोड़ दो, सीधे सीधे मुझे मार डालो। मैं चेहरे पर खौफनाक और ठंडी मुस्कान लाते हुए, बुजुर्गवार, मैं अभी आपसे बहुत तमीज और शराफत से बात कर रहा हूं, इसलिए अपनी उम्र का लिहाज रखिए और हद पार मत कीजिए। अगर आप सीधे सीधे बात नहीं मनवाना चाहते तो मेरे हुन पैलेस के पास आत्माओं का मुंह खुलवाने के ऐसे ऐसे खौफनाक तरीके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं बस वो तमाशा यहां नहीं करना चाहता। मैं अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और गहरा करता हूं। मैं लेकिन अगर आप मेरी बात मान लेते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके फिजिकल बॉडी को दोबारा हासिल करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका वो गद्दार चिला हान फेंक जिसने आपकी पीठ में छुरा घोंपा था, मैं उसे खुद अपने हाथों से घसीटकर आपके पैरों में लाकर पटक दूंगा ताकि आप खुद उसे सजा दे सकें। अब बताइए, क्या आप सौदा करने के लिए तैयार हैं? या लाओ के चेहरे पर गहरे सस्पेंस और चौंकने वाले एक्सप्रेशन के साथ सीन कट होता है। क्लाउड मिस्ट सेक्ट का एक बेहद आलीशान रथ वूतान शहर में दाखिल होता है। रथ के अंदर नालाम यानरा और क्लाउड मिस्ट सेक्ट के एल्डर के बैठे हैं। नालाम यानरा प्रवेश करते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए, आखिरकार हम वूतान शहर पहुंच ही गए। रास्ते भर रथ चलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर ब्रदर। एल्डर के, आपको क्या लगता है, क्या आज का यह सगाई तोड़ने का फैसला बिना किसी रुकावट के शांति से पूरा हो जाएगा? ना जाने क्यों मेरा दिल थोड़ा बेचैन हो रहा है और मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है। एल्डर गे ठंडा और गर्व से मुस्कुराते हुए, तुम बेकार में परेशान हो रही हो, यहां रहा। श्याओ कबीला अब सिर्फ एक बिखरा हुआ और बर्बाद कबीला है। उनकी इतनी मजाल कि वो हमारे क्लाउड मिस्ट सेक्ट के सामने खड़े होने की जरूरत भी कर सकें। इस बार खुद सेक्ट मास्टर यूनियन ने तुम्हारी सुरक्षा और इस फैसले की गारंटी ली है। श्याओ कबीले की हिम्मत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक डो हुआंग स्तर की ताकत रखने वाले संप्रदाय को नाराज करने का जोखिम कभी नहीं उठाएंगे। नालांग यानरान सिर हिलाते हुए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एल्डर, मैं ही कुछ ज्यादा सोचकर बिना वजह वहम कर रही थी। रथ को निकलते देख बाजार में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मैं अदृश्य होकर एक छत से यह सब देख रहा हूं। एक राहगीर रथ के लोगों को देखकर, अरे देखो ये रथ कहां से आया है, मैंने वो निशान पहले कहीं देखा है। हाँ, वो जामा साम्राज्य के सबसे बड़े संप्रदाय क्लाउड मिस्ट सेक्ट का प्रतीक है। दूसरा आदमी हैरान होकर, क्लाउड मिस्ट सेक्ट वही मशहूर और सबसे शीर्ष संप्रदाय, लेकिन इतने बड़े संप्रदाय के लोग हमारे इस छोटे से वूतान शहर में क्या करने आए हैं? क्या वो यहां नए डिसिपल्स को चुनने आए हैं? तीसरा आदमी ठहाका लगाते हुए, अरे छोड़ो यार, शिष्यों को चुनने आए भी होंगे तो क्या वो श्याओ परिवार के उस 3 स्टार डॉकी वाले कचरे को चुनने थोड़ी ही जाएंगे? हा हा हा। हॉल के अंदर श्याओ झान और कबीले के तीनों एल्डर अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं। श्याओ यान मुस्कुराते हुए अंदर आता है। मैनेजर मो दरवाजे पर, तीसरे छोटे मालिक, क्या आप तैयार हैं? श्याओ यान उत्साह से, हाँ मो अंकल, बस अभी आया, चलिए। मैनेजर मो मुस्कुराते हुए, बहुत समय हो गया छोटे मालिक, आपको इस तरह दिल से खुश और मुस्कुराते हुए मैंने कई सालों से नहीं देखा। श्याओ यान हॉल में कदम रखता है जहां क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोग पहले से ही वीआईपी कुर्सियों पर बैठे हैं। कबीले के तीनों एल्डर्स ने जानबूझकर श्याओ यान के लिए कोई सही कुर्सी नहीं रखी है ताकि उसका अपमान हो सके। श्याओ यान, पिताजी, तीनों एल्डर्स प्रणाम। श्याओ झान मुस्कुराते हुए, आओ यान बेटा, अपने लिए कोई जगह देखकर बैठ जाओ। श्याओ यान चारों तरफ देखता है, कोई कुर्सी खाली नहीं है। श्याओ झान गुस्से में तीसरे एल्डर की तरफ देखते हुए, तीसरे एल्डर, ये कुर्सियों का इंतजाम आपने कैसे संभाला है? हमारे बेटे के बैठने की जगह कहाँ है? तीसरे एल्डर जानबूझकर बनाई गई कड़वी मुस्कान के साथ, ओह मुझे माफ कीजिएगा कबीले के मुखिया, मेरी उम्र हो चली है इसलिए मैं थोड़ा भूल भुलैया में रहता हूं। नौकरों से चिल्लाकर, अरे कोई है? हमारे श्याओ कबीले के इस युवा कबीला प्रमुख के लिए एक मामूली सा स्टूल लेकर आओ। श्याओ यान एक कोने में बैठ जाता है। उसके पास बैठी कबीले की एक लड़की श्याओ मेई उसके कान में फुसफुसाती है। श्याओ मेई दबी आवाज में, श्याओ यान भाई, क्या आप जानते हैं कि सामने बैठी वो खूबसूरत लड़की कौन है और कहां से आई है? श्याओ यान, कहां से? श्याओ मेई, वो क्लाउड मिस्ट सेक्ट से आई है और उसका नाम नाला यानरा है। श्याओ यान झटके से चौंकते हुए, मन में, नाला यानरा, ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये वही लड़की है जिसके साथ बचपन में मेरे और उसके परिवार के बुजुर्गों ने मेरी सगाई तय की थी। वो मेरी मंगेतर है, लेकिन वो अभी बिना शादी की उम्र हुए अचानक हमारे श्याओ परिवार में क्यों आई है? श्याओ मेई आगे बताते हुए, हाँ भाई, यह वही लड़की है, लेकिन सोचिए भाई, एक ऐसी लड़की जिसे क्लाउड मिस्ट सेक्ट के संप्रदाय प्रमुख ने अपनी सबसे खास शिष्या बनाया हो, जब उसे पता चलेगा कि उसका मंगेतर पूरे शहर की नजरों में सिर्फ एक 3 स्टार डोकी वाला कचरे का ढेर है, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? श्याओ यान मन में कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, बड़े भैया हुनचांग ने बिल्कुल सही कहा था, ये यहां मेरी इज्जत का तमाशा बनाने और इस शादी को तोड़ने आई है। तभी हॉल के बीच में क्लाउड मिस्ट सेक्ट के एल्डर खड़े होते हैं और सीधे शादी तोड़ने का प्रस्ताव रखते हैं।
शाओ झान गुस्से से कांपते हुए उठ खड़े होते हैं। शाओ झान गरजते हुए अपनी पूरी डॉ वांग की ऊर्जा को रिलीज करते हुए, मिस्टर गेशी, ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे शाओ परिवार और नाला परिवार के बुजुर्गों के बीच का आपसी मामला है। क्या अब इस पारिवारिक मामले में दखल देने का हक आपके इस क्लाउड मिस्ट सेक्ट को मिल गया है? क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग शाओ परिवार के अंदरूनी मामलों में कुछ ज्यादा ही दखल दे रहे हैं? ठंडे और घमंडी लहजे में आगे आते हुए, शाओ कबीले के मुखिया, कृपया शांत हो जाइए और अपनी हदें मत भूलिए। मिस नलन को हमारे सेक्ट मास्टर यूनियन अपनी अगली उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रही हैं। हमारे संप्रदाय के कड़े नियमों के मुताबिक सेक्ट मास्टर का उत्तराधिकारी तब तक किसी पुरुष के साथ किसी भी रिश्ते या बंधन में नहीं बन सकता जब तक वह आधिकारिक तौर पर गद्दी पर न बैठ जाए। इसके अलावा यह खुद हमारे सेक्ट मास्टर का आदेश है। मैं उम्मीद करता हूं कि शाओ प्रमुख हमारे सेक्ट मास्टर के सम्मान को देखते हुए इस शादी के समझौते को तुरंत रद्द कर देंगे। एल्डर गे अपनी आस्तीन से एक बेहद खूबसूरत और कीमती बॉक्स टेबल पर रखते हैं। उसे खोलते ही पूरे हॉल में एक खुशबू फैल जाती है। एल्डर गे एक नकली मुस्कान के साथ, शाओ प्रमुख, आज अचानक इस तरह आना वाकई हमारी तरफ से थोड़ी जल्दबाजी थी, लेकिन संप्रदाय के नियमों का पालन करना हमारी मजबूरी है। इस असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हुए हमारे सेक्ट मास्टर ने विशेष रूप से यह मामूली सा तोहफा भेजा है। उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। यह एक की गैदरिंग पाउडर है। हॉल में बैठे तीनों एल्डर्स और भीड़ की आंखें चमक उठती हैं। भीड़ में से एक शख्स फुसफुसाते हुए, अरे बाप रे, जू चिपिल को कोई इस तरह मामूली तोहफा आसानी से कैसे दे सकता है? शाओ यान की किस्मत अच्छी है। भले ही उसकी खुद की ट्रेनिंग बर्बाद हो चुकी है, लेकिन कम से कम इस टूटी हुई सगाई की वजह से उसे इतनी कीमती पिल तो मिल रही है। शाओ झान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि अचानक शाओ यान खड़ा हो जाता है। शाओ यान गंभीर और बुलंद आवाज में, एल्डर गेशी, आप अपनी इस जूची पिल को वापस अपने डिब्बे में रख लीजिए। आज आप लोग यहां जो कुछ भी करने आए हैं, मैं उसे कभी मंजूर नहीं करूंगा। शाओ यान के इनकार करते ही कबीले के तीनों एल्डर्स अपनी कुर्सियों से उछल पड़ते हैं। पहला एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए, शाओ यान, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुरंत यहां से दफा हो जाओ। बड़ों के बीच में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। एल्डर गे, शाओ यान को घूरते हुए कड़क आवाज में, लड़के, आज तुम जो अपने पिता कबीला प्रमुख की ताकत के दम पर यहां उछल रहे हो, मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारे सामने खड़ी इस हस्ती नाला यानरा की क्लाउड मिस्ट सेक्ट में क्या हैसियत है? शाओ यान के चेहरे पर अचानक एक खौफनाक और आत्मविश्वासी मुस्कान आती है। वह अपने बड़े भाई हुन चांग के ब्रेक थ्रू को याद करता है। शाओ यान हॉल के बीच में आकर एल्डर गे और नालाम यानरा की आंखों में आंखें डालकर, एल्डर गेशी, कुमारी नाला, क्या आप लोगों को सचमुच ऐसा लगता है कि सिर्फ आपके क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पास ही एक डॉ हुआंग योद्धा है? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे इस शाओ कबीले के पास कोई डॉ हुआंग स्तर का रक्षक नहीं है? शाओ यान की यह बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोगों के होश उड़ जाते हैं। पर्दे के पीछे साए में छुपा बूढ़ा लिंग यिंग चौंक जाता है। लिंग यिंग मन में घबराते हुए, क्या क्या छोटे मालिक शाओ यान ने मुझे यहां छुपा हुआ देख लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी छुपने की तकनीक को एक डॉज ही नहीं पकड़ सकता। तो फिर वो किस डॉ हुआंग की बात कर रहे हैं? एल्डर के झटके से अपनी तलवार पर हाथ रखते हैं और ठाका लगाते हैं। एल्डर के हंसते हुए, हा हा हा, शाओ यान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कह रहे हो कि शाओ कबीले के पास भी एक डॉ हुआंग है? अगर तुम सच कह रहे हो तो बुलाओ उसे। अगर तुम्हारे कबीले में इतनी ही हिम्मत है तो जरा दिखाओ वो डॉ हुआंग कहां है। शाओ यान मुस्कुराता है और मीटेर नीलामी घर की तरफ इशारा करने ही वाला होता है, जहां से अभी अभी मैं अपने डॉ हुआंग की ताकत का नजारा पूरे शहर को दिखाया था। शाओ यान बुलंद आवाज में, अगर आप हमारे उस रक्षक से मिलना ही चाहते हैं तो वो अभी आपके सामने प्रकट नहीं हो सकते। मेरे बड़े भैया अभी बेहद जरूरी कामों में व्यस्त हैं और 2 दिनों के बाद ही यहां पहुंचेंगे। अगर आप सभी को उनसे मिलने की इतनी ही जल्दी है तो कृपया 2 दिन धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। तीसरे एल्डर ठहाका लगाते हुए, बड़े भैया, क्या मैंने सही सुना? शाओ यान, तुम एक डॉ हुआंग स्तर के महान योद्धा को अपना बड़ा भाई कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? एल्डर गे कड़वाहट से मुस्कुराते हुए, शाओ प्रमुख, आपका यह बेटा अभी भी एक बच्चा है। इसे तो झूठ बोलने या डींगे हाँकने का सलीका भी नहीं आता। अगर इसे कोई मनगढ़ंत कहानी बनानी ही थी तो कम से कम शाओ कबीले के किसी प्राचीन पूर्वज का नाम लेता तो शायद लोग इसकी बात पर थोड़ा ध्यान भी देते। दूसरा एल्डर चिढ़ाते हुए, सही कहा, पिछले 3 सालों से एक कचरा बनकर रहने के बाद इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। ये कल्पना कर रहा है कि इसका कोई डॉ हुआंग बड़ा भाई है। वैसे ये अभी भी थोड़ा कंट्रोल में है। इसने ये नहीं कह दिया कि इसका कोई डॉडी छोटा भाई है। हाँ हाँ हाँ। तीसरा एल्डर हंसते हुए, तुमने बहुत सही मजाक किया। डॉडी तो इस महाद्वीप पर पिछले हजारों सालों से दिखाई भी नहीं दिए हैं और ये उनका भाई बनेगा। तभी अचानक पूरे हॉल का तापमान गिरने लगता है। आसमान से एक अदृश्य भारी और खौफनाक ऊर्जा हॉल की छत को चीरते हुए अंदर दाखिल होती है। क्लाउड मिस्ट सेक्ट के लोगों की तलवारें अपने आप कांपने लगती हैं। हॉल में एक रौबदार और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, मैं हुनचांग। अदृश्य आवाज गरजते हुए, कौन है जो इस वूतान शहर में मेरे शाओ यान को परेशान करने की जुर्रत कर रहा है? यह आवाज सुनते ही एल्डर गे के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचते हैं। एल्डर गे कांपते हुए चारों तरफ देखते हुए, यह आवाज कहां से आई? क्या शाओ यान जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच है? नाला यानरा मन में घबराते हुए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक शक्तिशाली डॉ हुआंग योद्धा भला इस मामूली और कमजोर लड़के को अपना भाई क्यों मानेगा? यह नामुमकिन है। शाओ झान अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की तरफ देखते हैं।
शाओ झान भावुक होकर, यान बेटा, क्या तुम सचमुच सचमुच एक डो हुआंग योद्धा को अपना बड़ा भाई बना चुके हो? शाओ यान मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। हाँ पिताजी, मैंने आपसे कई बार इस बारे में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने कभी मेरी बात पर भरोसा ही नहीं किया। अब आप ही बताइए, भला ऐसी गंभीर बात पर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? जैसे ही कबीले के एल्डर्स को यकीन होता है कि बाहर गूंजने वाली आवाज उसी शक्तिशाली डॉ हुआंग की है जिसने कल पूरे शहर को हिलाया था, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल जाते हैं। दूसरा एल्डर तुरंत शाओ यान के पास आकर चापलूसी भरे लहजे में, अरे शाओ यान बेटा, तुम भी ना कितने पराये बन रहे थे। तुमने इतने बड़े योद्धा को अपना बड़ा भाई बना लिया और अपने इस परिवार को एक बार भी नहीं बताया। तुमने उन्हें पहले कभी हमारे घर पर मेहमान बनने का न्योता क्यों नहीं दिया? तीसरा एल्डर हाथ जोड़कर झूठी मुस्कान के साथ, बिल्कुल सही कहा। हमारा श्याओ कबीला भले ही इस महाद्वीप पर सबसे टॉप का कबीला ना हो, लेकिन इस वूतान शहर में हम अभी भी 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक हैं। हमारे दामाद, मेरा मतलब है, हमारे कबीले के रक्षक का स्वागत करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। श्याओ मेई दूसरे एल्डर को चढ़ाते हुए दबी आवाज में, दूसरा एल्डर, अभी थोड़ी देर पहले तो आप कुछ और ही कह रहे थे, अब इतनी जल्दी अपनी बात से पलट गए? दूसरा एल्डर नौकरों पर चिल्लाते हुए, अरे ओ मूर्खों, तुम सब वहां बुत बनकर क्यों खड़े हो? कबीला प्रमुख के बड़े भाई महान डो हुआंग हुजूर हमारे कबीले के द्वार पर आ चुके हैं। जल्दी करो, उनके स्वागत के लिए सबसे बेहतरीन आसन लगाओ और पूरे कबीले को उनके स्वागत के लिए बाहर बुलाओ। हॉल में मेरी डो हुआंग की भारी ऊर्जा का दबाव महसूस करके भी एल्डर के खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। नाला यानरा गुस्से में, शाओ यान, तुम किसी अनजान शख्स के दम पर हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। हमारे क्लाउड मिस्ट सेक्ट के पास डो हुआंग योद्धाओं की कोई कमी नहीं है, और वैसे भी सिर्फ मुंह से बड़ी बड़ी बातें करने से कोई डो हुआंग नहीं बन जाता। ऐसे तो मैं खुद को डो शेंग भी कह सकती हूं। मैं ठंडा ठहाका लगाते हुए अपनी चाय का कप टेबल पर रखते हुए, क्लाउड मिस्ट सेक्ट बहुत मजबूत और महान संप्रदाय है क्या? अगर सेंट्रल प्लेन्स की बात करें तो तुम्हारा यह संप्रदाय वहां आखिरी पायदान पर भी टिकने की औकात नहीं रखता। यहां तक कि तुम्हारा वो बूढ़ा पूर्वज युन शान भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वो मेरे जूते साफ करने के काबिल भी नहीं है। मेरी ये बात सुनते ही एल्डर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाते हैं कि सामने वाला कोई मामूली डो हुआंग नहीं है जो सीधे उनके पूर्वज का नाम ले रहा है। एल्डर के थर थर कांपते हुए फौरन घुटनों पर आकर हाथ जोड़ते हुए, मां महान हुजूर, कृपया शांत हो जाइए, हमारी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। नाला कुमारी का इरादा आपका अपमान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं ठंडी निगाहों से एल्डर को घूरते हुए, आज तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैं अपने भाई शाओ यान के घर पर बैठा हूं और मैं इस पवित्र जमीन के फर्श को तुम्हारे गंदे खून से गंदा नहीं करना चाहता, वरना तुम अब तक एक लाश बन चुके होते। मैं शाओ यान की तरफ मुड़ता हूं और मुस्कुराता हूं। मैं, हाँ छोटे भाई, बताओ, और किसने तुम्हें परेशान किया है? आज तुम्हारा यह बड़ा भाई यहां खड़ा है, जो भी बात है खुलकर बताओ, आज मैं सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। शाओ यान गर्व से मुस्कुराते हुए, धन्यवाद भैया, लेकिन मैं उतना भी कमजोर या लाचार नहीं हूं। आखिरकार मैं भी इस शाओ कबीले का युवा मालिक हूं। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता हूं। शाओ जान राहत की सांस लेते हुए, यान बेटा, तुम्हारे बड़े भाई इतनी दूर से आए हैं, तुम इन्हें कबीले में थोड़ा घुमाओ और आराम का प्रबंध करो। मैं कुर्सी पर आराम से टेक लगाते हुए, कोई बात नहीं कबीला प्रमुख, मेरे भाई का मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। मेरे पास काफी खाली वक्त है, मैं यहीं बैठकर तमाशा देखना पसंद करूंगा। हॉल में दोबारा सन्नाटा छा जाता है। नाला यानरा अपनी बेइज्जती से तिलमिला उठती है और गुस्से में आगे बढ़ती है। नाला यानरा चीखते हुए, शाओ यान, चाहे तुम्हारे पीछे आज कोई भी खड़ा हो, लेकिन यह शादी मैं आज ही और इसी वक्त तोड़कर रहूंगी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। शाओ यान आगे कदम बढ़ाते हुए बेहद शांत और गंभीर आवाज में, नाला यानरा, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे भी इस जबरदस्ती के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह शादी का समझौता तोड़ा जा सकता है, लेकिन इस तरह मेरे कबीले और मेरे पिता का अपमान करके नहीं। तुम बस 2 साल का इंतजार करो, मैं खुद नाला कबीले आऊंगा और तुम्हारे दादाजी के सामने इस रिश्ते को सम्मानपूर्वक खत्म करूंगा। नाला यानरा, नामुमकिन। शाओ यान, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम जानबूझकर मुझे पूरे वुतान शहर में जलील करना चाहते हो? शाओ यान गुस्से में गरजते हुए, जलील? क्या इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारे कबीले और तुम्हारी ही कोई इज्जत है? मेरे पिता और मेरे शाओ कबीले के आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं है क्या? नालाम यानरा गर्व से अपना सिर उठाती है और अपनी ताकत का बखान करने लगती है। नालाम यानरा गर्व से, तुम अपनी तुलना मुझसे कैसे कर सकते हो? मैं नालाम यानरा क्लाउड मिस्ट सेक्ट की अगली उत्तराधिकारी हूं। क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूं? मैं सिर्फ 11 साल की उम्र में एक डॉज ही योद्धा बन गई थी, तुम्हारे पूरे शाओ कबीले में। शाओ यान उसकी बात बीच में ही काट देता है और एक कोरे कागज पर अपनी उंगली काटकर खून से लिखना शुरू करता है। यह डिवोर्स पेपर है। शाओ यान अपनी उंगली काटकर खून से डिवोर्स लेटर लिखता है और उसे नाला यानरा के पैरों में फेंक देता है। शाओ यान अपनी फटी हुई आस्तीन और खून से सने पत्र को देखते हुए गरजती आवाज में, नाला यानरा, तुम अपने टैलेंट पर बहुत घमंड है ना कि तुम 11 साल की उम्र में डॉज ही बन गई थी। अगर उस रहस्यमयी अंगूठी ने मेरी सारी ताकत ना छीनी होती तो आज मेरी यह औकात नहीं होती कि तुम जैसी लड़की यहां आकर मेरा और मेरे पिता का सरेआम अपमान करे। मैं आगे बढ़ता हूं और शाओ यान के कंधे पर हाथ रखता हूं। मैं मुस्कुराते हुए दबंग आवाज में, छोटे भाई, डरने की कोई बात नहीं है। आज तुम्हारा यह बड़ा भाई तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ा है। अगर तुम आज चाहो
तो इस लड़की को यहीं बंधक बनाकर जबरदस्ती शादी रचा सकते हो। मेरे होते हुए किसी की रोकने की औकात नहीं है। रही बात इसकी सेक्ट मास्टर यून की, तो उसकी चिंता तुम मत करो, उसे तुम्हारा यह भाई खुद संभाल लेगा। शाओ यान सिर हिलाते हुए आंखों में अंगारे लिए, नहीं भैया, मेरे दिल में बहुत कड़वाहट और असंतोष है, मैं इस तरह का शॉर्टकट नहीं चाहता। नालम यानरां की तरफ देखते हुए, नालम कुमारी, मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम 3 ईयर एग्रीमेंट तय करें। आज से ठीक 3 साल बाद मैं खुद अकेले तुम्हारे क्लाउड मिस्ट सेक्ट की चोटी पर कदम रखूंगा और तुम्हारे साथ आमने सामने का मुकाबला करूंगा। उस लड़ाई के बाद चाहे जीत हो या हार, यह शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बताओ, मंजूर है? पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। शाओ यान आगे बढ़ता है और अपना सबसे मशहूर डायलॉग बोलता है। शाओ यान, आज मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूंगा। 30 साल नदी के पूर्व में तो 30 साल नदी के पश्चिम में, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी भी किसी गरीब या बेबस युवा को कमजोर समझने की भूल मत करना। नालम यानरा शाओ यान की आंखों का खौफ देखकर कांपते हुए, ठीक है, 3 साल बाद मैं क्लाउड मिस्ट सेक्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये बात पत्थर की लकीर रही। नाला यानरा और एल्डर के डर और अपमान के मारे जमीन से जूची पिल का बॉक्स उठाते हैं और भाग खड़े होते हैं। उनके जाते ही हॉल में भीड़ फुसफुसाने लगती है। मैं चिल्लाकर उनके पीछे, ले जाओ अपनी इस 2 कौड़ी की पिल को यहां से। ऐसी घटिया दर्जे की दवाइयां मेरे भाई के इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है। भीड़ में से एक शख्स हैरान होकर, यार, शाओ यान को तो सचमुच एक असली डॉ हुआंग बड़े भाई का सहारा मिल गया है, अब तो इसकी किस्मत आसमान छूने वाली है। दूसरा आदमी, पता नहीं इस कचरे, मेरा मतलब है हमारे छोटे मालिक को ऐसा कौन सा लॉटरी का टिकट मिल गया कि साक्षात डॉ हुआंग इनके भाई बन गए। अब से हमें इन्हें युवा कबीला प्रमुख कहकर ही बुलाना होगा। हॉल खाली होने के बाद मैं और शाओ यान कमरे में अकेले बैठते हैं। शाओ यान का सिर नीचे झुका हुआ है। शाओ यान उदासी से, भैया, आज मैंने आपके सामने अपने कबीले की नाक कटवा दी। मैं बहुत लाचार महसूस कर रहा हूं। मैं हंसते हुए थपकी देते हुए, अरे पागल, मर्द बच्चा है तू, इसमें शर्माने की क्या बात है? जहां से इंसान गिरता है वहीं से तो दोबारा उठना सीखता है ना। 3 साल का वक्त है तुम्हारे पास, कड़ी मेहनत करो और उस लड़की को धूल चटा दो। शाओ यान, ये उतना आसान नहीं है भैया। मैं अगर मेहनत करूंगा तो वो भी तो आगे बढ़ेगी। मैंने पहले ही अपने जीवन के कीमती 3 साल गंवा दिए हैं, उस दूरी को इतनी जल्दी कैसे पाट पाऊंगा? मैं मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन से 3 बेहद चमकदार दवाइयां निकालता हूं। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा ये बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये लो, ये 3 की गैदरिंग पाउडर है। इनकी क्वालिटी उस क्लाउड मिस्ट सेक्ट की पिल से 100 गुना बेहतर है। शाओ यान चौंक कर, क्या 3 जूची पिल? भैया, इनकी कीमत तो कम से कम 5 लाख कॉइन्स होगी। ये बहुत कीमती है, मैं इसे। तभी शाओ यान की अंगूठी से अचानक याओ लाओ की आत्मा के बहुत गुस्से में है। याओ लाओ मेरे दिमाग में चिल्लाते हुए, हुन चांग, तुम बहुत ज्यादा चालाक और नीच हो। ये सारी दवाइयां मैंने अपनी रूह की ताकत फूंक कर बड़ी मुश्किल से बनाई थी और सारा का सारा क्रेडिट तुम अकेले खुद खा गए। मैं मुस्कान के साथ, ओ बुजुर्गवार, अपनी बकवास बंद कीजिए। अगर आपने पिछले 3 सालों से मेरे भाई शाओ यान की डॉकी को चुपके से चोरी छुपे नहीं छूसा होता, तो क्या आज उसे पूरी दुनिया के सामने इस तरह जलील होना पड़ता? अब जब आप अपनी गलती की भरपाई करने के लिए ये दवाइयां बना रहे हैं, तो ये तो आपका फर्ज है, इसमें क्रेडिट कैसा? याओ लाओ बेबस होकर झेपते हुए, तुम तुम पुरानी बातों को इस तरह बीच में नहीं ला सकते। उस समय मेरी मजबूरी थी, मुझे अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए वो ऊर्जा चाहिए ही थी। याओ लाओ मेरी अंगूठी से मेरे दिमाग में फुसफुसाते हुए, हुन चांग, उस समय मेरी मजबूरी थी। जब मेरी आत्मा पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो मैं शाओ यान को उसकी डॉकी का दोगुना मुआवजा दे दूंगा। गुशुन्नेर दरवाजे के बाहर से बेहद मीठी और मासूम आवाज में, हुन चांग भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मैं मुस्कुराते हुए याओ लाओ को चुप कराते हुए, बिल्कुल, अंदर आ जाओ शुनेर कबीले की बहन, बताओ मुझसे क्या काम है? शुनेर कमरे में कदम रखती है। उसकी आंखों में इस बार वो मासूमियत नहीं बल्कि एक गहरी पैनी नजर है। गुशुनेर मुझे घूरते हुए, होन चांग भैया, आप शाओ यान भाई के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? आप उनके लिए इतनी कीमती दवाइयां और डॉ हुआंग की ताकत दांव पर क्यों लगा रहे हैं? आपकी नीयत क्या है? मैं कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए ठंडी और रहस्यमयी मुस्कान के साथ, शुनेर बहन, अगर मैं शाओ यान के साथ अच्छा हूं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन जरा यह बताओ, गु क्लैन की राजकुमारी होने के नाते तुम्हारा इस छोटे से श्याओ कबीले में रहने का क्या मकसद है? मेरा गु कबीले का नाम लेते ही शुन्नेर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बुरी तरह चौंक जाती है। गु शुन्नेर घबराते हुए अपनी पहचान छुपाने की कोशिश में, गु गु कबीला, आप किस बारे में बात कर रहे हैं भैया? मेरा नाम श्याओ शुन्नेर है। मैं हंसते हुए हाथ हिलाकर, चलो चलो, अब ये नाटक बंद करो। तुम ये सब दुनिया से छुपा सकती हो लेकिन हुन चांग से नहीं। कमरे के अंधेरे कोने की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में, ओल्ड लिंग, अब जब कबीले की राजकुमारी का राज खुल ही गया है तो साये में दुबकने के बजाय सामने आकर प्रणाम नहीं करोगे? अंधेरे से अचानक एक काला साया निकलता है और एक बुजुर्ग योद्धा लिंगिंग मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। ओल्ड लिंग कांपती आवाज में, घु कबीले का गुप्त रक्षक हुन चांग युवा मालिक को प्रणाम करता है। मालिक, राजकुमारी की असली पहचान हमारे कबीले में भी बहुत कम लोग जानते हैं। आपको इस गुप्त राज का पता कैसे चला? मैं नजरें घुमाते हुए, मुझे कैसे पता चला यह तुम्हारी फिक्र का विषय नहीं है, लेकिन शुन्नेर, तुम निश्चिंत रह सकती हो। मैं यहां तुम्हारी उस टू शी एंशिएंट गॉड जेड की तलाश में कोई अड़चन डालने नहीं आया हूं। तुम अपना काम करो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। शुनेर मेरी आंखों में देखती है, उसकी आंखों में अब एक राजकुमारी का रौब है। मैं गंभीर और भारी आवाज में, बस एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो,
शाओ यान ने मुझे अपना बड़ा भाई माना है और मैं उसे अपने छोटे भाई की तरह देखता हूं। तुम इस कबीले में जो चाहे करो, लेकिन अगर तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरे भाई शाओ यान को खरोंच भी आई तो याद रखना, तुम्हारा वो गु कबीला भी तुम्हें मेरे गुस्से से नहीं बचा पाएगा। गुशुनेर ठंडी सांस लेते हुए कड़े लहजे में, मैं श्याओ यान भाई को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन यही बात मैं आपको भी लौटाती हूं, हुन चांग भैया, भले ही आपका हूं क्लैन इस महाद्वीप पर सबसे ताकतवर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में आपका कोई दुश्मन नहीं है। मैं हंसते हुए, हाँ हाँ बहुत अच्छे। गुशुनेर जाते जाते मुड़कर, वैसे कल आपने श्याओ यान भाई से जो अजीबोगरीब सवाल पूछे थे वो कोई सीक्रेट कोड थे ना? क्या आप मुझे वो सीक्रेट बताएंगे? मैं रहस्यमयी मुस्कान के साथ, यह एक राज है। गुशुनेर मुंह बनाते हुए, हूं, मेरे शाओ यान भाई के अब दूसरों के साथ भी सीक्रेट्स होने लगे हैं। शुनेर के जाने के बाद अंगूठी से याओ लाओ की आत्मा बाहर आती है। उनकी आंखें फटी की फटी हैं। याओ लाओ हैरान होकर, वो छोटी लड़की, वो प्राचीन गू कबीले से है। ना जाने क्यों मुझे हमेशा से उसके भीतर एक अजीब सी खौफनाक ऊर्जा महसूस होती थी। और तुम दोनों जिस तू शे गुडी जेम की बात कर रहे थे, क्या ये वही पौराणिक चीज है? मैं आराम से बैठते हुए, बुजुर्गवार, आप जितना कम जानेंगे आपके लिए उतना ही महफूज रहेगा। जितना गहरा जानोगे उतना ही गहरे दलदल में धंसते जाओगे। ये कहावत तो सुनी होगी ना? याओ लाओ मुद्दे पर आते हुए, खैर छोड़ो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे फिजिकल बॉडी वापस दिलाओगे। तुम अपना वो वादा कब पूरा कर रहे हो? मैं मुस्कुराते हुए, बस मेरे भाई श्याओ यान का ये 3 साल का समझौता पूरा होने दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 3 साल की तो बात है। आप इतने सदियों से इस अंगूठी में सो रहे थे, 3 साल और इंतजार करने में क्या हर्ज है? याओ लाओ चिढ़कर, क्या मतलब क्या हर्ज है? मेरी आत्मा का बस यही मोल रह गया है कि तुम जब चाहो मेरा इस्तेमाल करो। तुम्हारी नजर में तो जैसे कोई भी हुन कबीले वाला अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता। मैं ठाका लगाते हुए, हाँ हाँ, सच कहूं तो मेरे ख्याल से भी हुन कबीले में कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन सुनिए, मैं आपके शरीर के लिए पहले से ही हाथ पैर मार रहा हूं। मुझे सेंट्रल प्लेन्स में एक हवेली में एक सेमी लिविंग स्केलेटन, अर्धजीवित कंकाल मिला है जो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बस वहां की सील अभी खुली नहीं है। मैं अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करता हूं और छुटकी लेता हूं। मैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी है और आप 3 साल भी सब्र नहीं कर सकते, तो मैं अभी इसी वक्त अपने बंदों को बोलकर आपके लिए एक डॉ वांग स्तर के योद्धा का नया चमचमाता हुआ कंकाल मंगवा देता हूं। बोलिए, डॉ वांग का कंकाल चाहिए आपको? अभी हाजिर करूं? याओ लाओ फौरन घबराकर हाथ हिलाते हुए, अरे नहीं नहीं, मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है। तुम अपने उस सेमी लिविंग स्केलेटन वाले प्लान पर ही काम करो। मैं 3 साल और रुकने को तैयार हूं। तुम अपनी ये डॉ वांग वाली फालतू की मेहरबानी अपने पास ही रखो। याओ लाओ झेंपते हुए हाथ हिलाकर, अरे ये तो सरासर मुझ पर तोहमत है। मैं तो बस इतने सालों से अकेला था, कोई बात करने वाला नहीं मिला तो बस ऐसे ही थोड़ा बड़बड़ा रहा था। खैर, अगर तुम मेरी शर्त मान जाओ तो आज से तुम्हारे इस यान शाओ यान की ट्रेनिंग की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं भौहें चढ़ाते हुए, ओह सच में? याओ लाओ गंभीरता से, हाँ, अगर वो कभी भी ट्रेनिंग में ढिलाई करे या तुम्हारी बात ना माने तो तुम उसे जितना चाहे पीट सकते हो। मैं बीच में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मुझे बस आखिरी रिजल्ट से मतलब है। बताओ मंजूर है? मैं एक कड़वी मुस्कान के साथ, उसे जितना चाहे पीट सकता हूं बुजुर्गवार। क्या आपकी इस बात पर पूरी तरह यकीन किया जाए? याओ लाओ, बिल्कुल, पत्थर की लकीर समझो। तभी श्याओ यान कमरे में दाखिल होता है। मैं उसे अपने पास बुलाता हूं। मैं मुस्कुराते हुए, छोटे भाई इधर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। श्याओ यान, जी भैया कहिए। मैं, क्या तुम एक दवाइयां बनाने वाला जादूगर बनना चाहते हो? शरीक सेरियसिन छाओ यान चौंक कर फिर उदास होते हुए, अल्केमिस्ट? हाँ भैया, कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन एल्केमिस्ट बनने की शर्तें इतनी कड़वी और मुश्किल होती हैं कि मुझ जैसा बंदा शायद ही उन उम्मीदों पर खरा उतर पाए। मैं उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या तुमने मुझे कभी कोई ऐसी बात बोलते सुना है जो बेबुनियाद हो? जब मैंने कहा तो इसका मतलब है कि तुम इसके काबिल हो। शाओ यान आंखें चमकाते हुए, यानी मैं उन शर्तों को पूरा करता हूं। मैं, बिल्कुल, और अगर तुम पूरे दिल से सीखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा टीचर ढूंढ चुका हूं जो तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाएगा। लेकिन शर्त बस एक है, तुम्हें जी जान से मेहनत करनी होगी। शाओ यान उत्साह से, मैं वादा करता हूं भैया, मैं दिन रात एक कर दूंगा। लेकिन वो उस्ताद हैं कहां? मैं सीधे शाओ यान की उंगली में पहनी हुई उस पुरानी काली अंगूठी की तरफ इशारा करता हूं। मैं अंगूठी को घूरते हुए, वो उस्ताद कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी इसी अंगूठी के अंदर छुपी हुई आत्मा है। ओल्ड मैन, अब जब बात खुल ही गई है तो बाहर आओ। वैसे दूसरों की बातें चुपके से सुनने की तुम्हारी ये पुरानी आदत अभी तक गई नहीं है ना? अंगूठी से सफेद धुआं निकलता है और याओ लाओ हवा में तैरते हुए प्रकट होते हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल है। याओ लाओ चिढ़कर, अरे ओ बदतमीज लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बूढ़े को ओल्ड मैन बोलने की? और चोरी छिपे सुनना क्या होता है? मैं तो अपनी अंगूठी में आराम कर रहा था। श्याओ यान झटके से पीछे हटते हुए अविश्वास से, भैया ये बूढ़ा खूसट, क्या यह सचमुच कोई महान एल्केमिस्ट हो सकता है? अगर इसके पास इतनी ही बड़ी ताकत होती तो आज ये इस तरह एक बेबस रूह बनकर इस मामूली अंगूठी में धूल क्यों फांक रहा होता? कहीं ये आपको ठग तो नहीं रहा? याओ लाओ छाती पर हाथ रखकर मर्मांतक दर्द का नाटक करते हुए, ओह बदतमीज लड़के, तुम्हारी ये बातें तो सीधे मेरे दिल को चीरती हुई पार निकल गईं। तुम इस बूढ़े का इस तरह अपमान कर रहे हो। शाओ यान याओ लाओ को परखने के लिए अपनी बाहें सिकोड़ता है। शाओ यान,
अच्छा ठीक है बूढ़े बाबा, गुस्सा मत हो। जरा यह तो बताओ कि तुम कक दर्जे के एल्केमिस्ट हो। क्या तुम्हारी ताकत हमारे जामा साम्राज्य के सबसे मशहूर पिल किंगू हे से थोड़ी बहुत भी टक्कर ले सकती है? याओ लाओ गर्व से अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए ठहाका लगाते हैं। हाँ 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 हाँ। गुहे, मुझे तो याद भी नहीं कि मैं किस दर्जे का एल्केमिस्ट हूं, लेकिन इतना समझ लो कि जिस पिल किंग गुहे के नाम पर तुम लोग यहां उछल रहे हो, वो मेरी नजरों में एक अदने से कीड़े के बराबर भी नहीं है। यहां तक कि एक छठा टीयर एल्केमिस्ट भी मेरे सामने सिर्फ पानी भरता है। याओ लाओ की यह बात पूरी होते ही अचानक मेरे दिमाग में एक तेज डिजिटल घंटी गूंजती है, जिसे सिर्फ मैं सुन सकता हूं। सिस्टम की आवाज। डिंग। बधाई हो होस्ट, आपने श्याओ यान और याओ लाओ के बीच गुरु शिष्य के रिश्ते की शुरुआत की गुप्त शर्त को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको मिलता है एक महापुरस्कार, तू शेगुडी की प्राचीन एल्केमी की गुप्त यादें एक प्रति। मैं मन में बुरी तरह चौंकते हुए आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या? तू शेगुडी की एल्केमी की यादें, वही पौराणिक? हुनचांग सोचते हुए, बाजी बाबाओ त्यान, फेन जुए, ये सब चीजें आखिरकार श्याओ यान की ही तो थीं। उसी की चीजें उसे देकर उसका भरोसा और वफादारी जीतना और बदले में खुद शक्तिशाली बन जाना। सच में यह सिस्टम तो कमाल का निकला। मुझे अंदाजा नहीं था कि याओ चेन को श्याओ यान को सौंपने भर से गिफ्ट की शर्त पूरी हो जाएगी। वह अपनी आंखें बंद करता है और नए मिले ज्ञान की अनुभूति करता है। हुन चांग गंभीरता से सोचते हुए, तू शेगुडी, ये कोई साधारण नाम नहीं है। डॉची महाद्वीप का आखिरी डॉडी, जो कुदरत के एक अनूठे रूप से जन्मा और बाकी सभी हेवनली फ्लेम्स को निगलकर साम्राज्य का सम्राट बना। उनके कीमिया ज्ञान का क्या कहना, गॉड लेवल की वो पिल ही उनकी ताकत का सबूत है। यह गुडी का अनुभव सचमुच बेमिसाल है। अब तो मैं भी एक महान एल्केमिस्ट बन चुका हूं। श्याओ यान की खौफनाक चीखें गूंजती हैं। कमरे के बाहर श्याओ कबीले के कुछ सदस्य घबराकर खड़े हैं। याओ लाओ कड़क आवाज में डांटते हुए, अरे ओ लड़के, थोड़ा सहना सीख। क्या तुम्हें 3 साल के समझौते में ना लानयान राण को हराना है या नहीं? अगर जीतना चाहते हो तो चुपचाप सहो, थोड़ा और जोर से। श्याओ यान दर्द से कराहते हुए, बुप बुजुर्गवार, थोड़ा धीरे। याओ लाओ गर्व से, हाँ सहन शक्ति अच्छी है, सहते रहो, बिल्कुल खरा सोना निकलेगा। पहला सदस्य रोंगटे खड़े होते हुए, अरे यार, कोई बैक माउंटेन पर जाकर देखा क्या? वहां चल क्या रहा है? दूसरा सदस्य डरते हुए, पागल है क्या? वहां जाना सख्त मना है, अगर पकड़े गए तो कबीले से बाहर फेंक दिए जाएंगे। तीसरा सदस्य झिकते हुए, लेकिन ये कैसी खौफनाक और दर्दीली आवाजें आ रही हैं, सुनकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कितना दर्दनाक है। पहला सदस्य, मुझे तो यह आवाज जानी पहचानी लग रही है, जैसे श्याओ यान भाई की हो। याओ लाओ मुस्कुराते हुए, लो इसमें थोड़ा और सोल नॉरिशिंग लिक्विड मिला देता हूं, इसे पूरा सोखने के बाद थोड़ा और चाबुक से सिकाई होगी। हुन चांग छुटकी लेते हुए, वाह, मानना पड़ेगा, हमारे याओ झुन याओ लाओ का ट्रेनिंग देने का तरीका सचमुच बेहद अनोखा और असरदार है। तभी हुन चांग का एक गुप्त संदेशवाहक स्लैश सेवक अचानक प्रकट होता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। कबीले का सेवक, मालिक हुन चांग, कबीले से बुलावा आया है। इस साल आप 18 साल के हो चुके हैं और कबीले के सालाना टेस्ट में आपकी मौजूदगी अनिवार्य है। कृपया तुरंत वापस लौटें। हुन चांग ठंडी सांस भरते हुए, हाँ ठीक है, मैं आता हूं। सेवक ओझल हो जाता है। श्याओ यान अपनी ट्रेनिंग रोककर उदास मन से हुन चांग के पास आता है। श्याओ यान चिंता से, बड़े भैया, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? हुन चांग मुस्कुराते हुए, क्या करूं छोटे भाई, मैं एक बड़े और जटिल कबीले में पैदा हुआ हूं, वहां भी ढेरों परेशानियां और नियम हैं। कबीले का हुक्म आया है तो जाना ही पड़ेगा। अब वापस आने में कितना वक्त लगेगा यह मैं भी नहीं जानता, लेकिन वादा करता हूं जैसे ही मौका मिलेगा तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। श्याओ यान उदास होकर, आप भी समय तय नहीं बता पा रहे भैया। इस मतलबी दुनिया में मैं गिने चुने लोगों पर ही भरोसा करता हूं और आप उनमें सबसे ऊपर हैं। हुन चांग श्याओ यान के कंधे पर हाथ रखते हुए कड़क और गंभीर आवाज में, भविष्य के यानडी, तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरे जाने के बाद जी जान लगाकर अपनी ताकत बढ़ाओ। मैं चाहता हूं कि जब भविष्य में मेरा सामना किसी महाशत्रु से हो तो मेरा छोटा भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग के मैदान में खड़ा रहे। श्याओ यान आंखों में चमक और दृढ़ संकल्प के साथ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा बड़े भैया, मैं दिन रात एक कर दूंगा। कुछ समय बाद कबीले के अखाड़े में भीड़ जुटी है। कबीले का परीक्षक जोर से घोषणा करता है, परीक्षक अगला श्याओ यान। श्याओ यान आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है और टेस्टिंग स्टोन पर अपना हाथ रखता है। पत्थर में से एक तेज और दिव्य रोशनी चमकती है। कबीले का परीक्षक पत्थर की रीडिंग देखकर स्तब्ध है। पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा जाता है और फिर फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कबीले का सदस्य एक, क्या डॉची 8वां स्टेज? क्या मैंने गलत सुना? यंग मास्टर श्याओ यान वापस आ गए। गुशोनेर मुस्कुराते हुए गर्व से, श्याओ यान भैया सचमुच कमाल के हैं। अगर पिछले 1 साल में इतनी जी तोड़ मेहनत न की होती तो यह मुमकिन नहीं था। अखाड़े से दूर श्याओ यान मन ही मन अपनी अंगूठी में मौजूद याओ लाओ से बात करता है। श्याओ यान मन में छुटकी लेते हुए, बूढ़े खूसट, अपनी जुबान के पक्के रहना, समझे? तुमने कहा था कि 8वें स्टेज पर पहुंचने के बाद मुझे पूरे 3 दिन का आराम दोगे, मुकरने की सोचना भी मत। याओ लाओ अंगूठी के अंदर से फुसफुसाते हुए चालाकी से, हाँ हाँ ठीक है, सब डायरी में नोट कर लो। ये 3 दिन का आराम बाद में एक साथ ब्याज समेत हिसाब करके वसूलूंगा।
अचानक शाओ यान का ध्यान कबीले के हॉल की तरफ जाता है, जहां उसके पिता शाओ जान परेशान टहल रहे हैं। शाओ यान अंदर दाखिल होता है। शाओ यान, पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? शाओ जान गहरी सांस लेते हुए, क्या बताऊं बेटा, जियाली कबीले के उस बूढ़े ने न जाने कहां से एक एल्केमिस्ट का जुगाड़ कर लिया है। वे लोग स्प्रिंग रिकवरी पाउडर बनाकर हमारे कबीले के बाजार का पूरा कारोबार छीन रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 3 महीनों में हमारा शाओ कबीला कंगाल हो जाएगा। शाओ यान हंसते हुए, पिताजी आप बेवजह चिंता कर रहे हैं, जल्द ही हमारे शाओ कबीले के पास भी अपना एक एल्केमिस्ट होगा। शाओ जान झल्लाते हुए, बेटा तू क्या समझता है कि एल्केमिस्ट सड़कों पर मुफ्त में टहलते हैं? शाओ यान गर्व से छाती ठोकते हुए, क्योंकि वो एल्केमिस्ट मैं ही हूं, बड़े भैया हुन चांग जाने से पहले मेरे लिए एक महान उस्ताद का इंतजाम कर गए हैं। जैसे ही मैं दूजे लेवल पर पहुंचूंगा तुरंत पिल्स बनाना शुरू कर दूंगा। शाओ जहान आंखें चौड़ी करके खुशी से, क्या हुन चांग ने यह सब किया? वाह, हुन चांग बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। बाजार की सड़क पर शाओ यान और गुशुनेर घूम रहे हैं। शाओ यान अपने ख्यालों में खोया हुआ है। गुशुनेर मुंह बनाते हुए नाराजगी से, शाओ यान भैया क्या आप थोड़ा ध्यान देंगे? किसी लड़की के साथ शॉपिंग पर आकर ऐसे ख्यालों में खोए रहना बहुत बुरी बात है। शाओ यान झेंपते हुए, अरे अरे सॉरी शुनेर बहन, गुस्सा मत हो, मैं तो बस अपनी नई ट्रेनिंग और कल्टीवेशन तकनीक के बारे में सोच रहा था। गुशुनेर धीमी और मीठी आवाज में, अगर आपको किसी ताकतवर तकनीक या मंत्र की जरूरत है तो शुनेर के पास बहुत कुछ है, आप बेझिझक मांग सकते हैं। शाओ यान मुस्कुराते हुए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे शाओ कबीले में भी तकनीकें हैं। तभी गालिये कबीले का अय्याश शहजादा ज्या लियू अपने चेले लियू शी के साथ वहां आता है और शुनेर को घूरने लगता है। ज्या लियू आंखें सेकते हुए, वाह कितनी खूबसूरत तितली है। ए लियूशी देख क्या रूप है। लियूशी घबराते हुए कान में फुसफुसाते हुए, मालिक संभल कर, ये श्याओ कबीले का तीसरा शहजादा श्याओ यान है और सुना है इनके पीछे कोई डॉ हुआंग लेवल का महायोद्धा खड़ा है। ज्या लियू वासना और हवस में अंधा होकर, अबे साले दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? इस घटिया और पिछड़े इलाके में डॉ हुआंग कहां से आएगा? इतनी सुंदर लड़की को तो मैं आज ही अपने महल ले जाऊंगा। ज्या लियू आगे बढ़ता है। शाओ यान का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। शाओ यान ठंडी आवाज में, ज्या लियू मेरा उस्ताद 3rd ईयर अल्केमिस्ट है जिसे तू सपने में भी नहीं छू सकता, लेकिन आज तूने जो हरकत की है उसकी कीमत तुझे अपनी एक टांग गंवाकर चुकानी होगी। ज्या लियू ठहाका लगाते हुए, हाँ 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 मुझे रोकेगा कौन? तभी अचानक आसमान काला पड़ जाता है। हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि आसपास के पत्थर टूटने लगते हैं। पीठ पर डॉ ची विंग्स लहराते हुए एक बेहद शक्तिशाली और रौबदार शख्सियत हुनचांग आसमान से उतरती है। हुनचांग ऊपर से गरजते हुए, मैं रोकूंगा, किसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना है। श्याओ यान खुशी से चिल्लाते हुए, बड़े भैया यान डी आपका स्वागत करता है, आप वापस आ गए। हुनचांग का डॉ हुआंग वाला खौफनाक रूप देखकर ज्या लियू का रंग पूरी तरह उड़ जाता है, उसकी टांगें कांपने लगती हैं और उसका पैंट वहीं गीला हो जाता है। ज्या लियू जमीन पर गिरकर डर से थरथराते हुए, डॉ डॉ हुआंग, सचमुच का डॉ हुआंग, दया करो मालिक, मुझे माफ कर दो। शाओ यान छुटकी लेते हुए, अरे अरे अभी तो बड़ा शेर बन रहा था, अभी तो कुछ किया भी नहीं और डर के मारे पैंट में ही मुंह दिया। भाई साहब इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हुनचांग ठंडी मुस्कान के साथ मन ही मन, इसे अभी मारना ठीक नहीं होगा, इसे जिंदा छोड़ देता हूं, यह भविष्य के शाओ यान के लिए थोड़ा प्रेशर और मोटिवेशन का काम करेगा। शाओ यान खुद आकर इसे बाद में सबक सिखाएगा। तभी गालिये कबीले का बड़ा बुजुर्ग दौड़ता हुआ आता है और हुनचांग के पैरों में गिर पड़ता है। गालिये कबीले का बुजुर्ग रोते हुए, मालिक हुनचांग ये नादान बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई, कृपया इन्हें माफ कर दीजिए, हमारे कबीले पर दया कीजिए। हुनचांग हाथ से हवा झटकते हुए, ठीक है उठो, मेरा दिमाग वैसे भी इन छोटे मोटे बच्चों पर गुस्सा करने का नहीं है, आज छोड़ रहा हूं, दोबारा ऐसी हरकत मत देखना। गालिये कबीले का बुजुर्ग सिर पटकते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आसपास जमा कबीले के लोग और प्रतिद्वंद्वी कबीले के शहजादे आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कबीले का सदस्य एक, वाह श्याओ झान कबीले के मुखिया को बधाई हो, श्याओ यान की तो किस्मत ही चमक गई। गुशुनेर दूर खड़े होकर मन ही मन, श्याओ यान भैया ने सचमुच एक डॉ हुआंग को अपना बड़ा भाई बना लिया है। यहां तक कि हमारी जैनान अकादमी में भी डॉ हुआंग स्तर के योद्धा बहुत कम देखने को मिलते हैं, और वो भी इतना मिलनसार और दयालु। ये हुनचांग सच में रहस्यमयी है। दुश्मन कबीले का एक पराजित शहजादा अपने पिता और बहन से उदास होकर कहता है, पराजित शहजादा, पिताजी मैं श्याओ यान से हार गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर मेरे पास भी ऐसा डॉ हुआंग बड़ा भाई होता तो मैं भी किसी से कम नहीं होता। उसकी बहन ताना मारते हुए, अरे ओ डॉ हुआंग, क्या सड़क पर मिलने वाली मूली गाजर हैं जो कोई भी उठा लेगा? पराजित शहजादा बहन से फुसफुसाकर, दीदी तुम थोड़ी कोशिश क्यों नहीं करती, अगर तुम हुनचांग भैया को पटा लो तो हमारी भी लॉटरी लग जाएगी। बहन आंखें दिखाकर, क्या बकवास कर रहा है तू? हुनचांग शाओ यान को अपने साथ हवा में उड़ाकर पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। शाओ यान रोमांचित होकर हवा को महसूस करते हुए, वाह भैया हवा में उड़ने का मजा ही कुछ और है। हुनचांग मुस्कुराते हुए, अगर दिल लगाकर मेहनत करोगे और जी जान से ट्रेनिंग करोगे तो एक दिन तुम भी मेरी तरह बिना किसी सहारे के आसमान में उड़ सकोगे। शाओ यान उदास होकर सिर झुकाते हुए, भैया आप तो जन्मजात महाप्रतिभाशाली हैं, मैं भला आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? हुनचांग कड़क आवाज में, ये कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो?
जिस श्याओ यान को मैं जानता हूं वो कभी हिम्मत नहीं हारता। भूल गए वो 3 साल का समझौता? अपनी नालान यान राण को हराना है या नहीं? हिम्मत मत हारो, उठो और अपनी ताकत दिखाओ। हुन चांग अपनी जेब से एक प्राचीन रहस्यमयी स्क्रॉल निकालता है। हुन चांग, जैसा कि मैंने 1 साल पहले तुमसे वादा किया था, तुम अब डॉ झे बनने की कगार पर हो। ये एक बेहद अनोखी और शक्तिशाली कल्टीवेशन तकनीक है, इसे रखो। श्याओ यान झिझकते हुए हाथ पीछे खींच लेता है। नहीं भैया, मैं ये नहीं ले सकता। आपने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे गुरुदेव दिलाए, मेरी मदद की। अब इतनी कीमती चीज लेकर मैं आपको क्या मुंह दिखाऊंगा? हुन चांग चिल्लाकर मन ही मन परेशान होकर। अरे भाई, तू अगर इसे नहीं लेगा तो सिस्टम मुझे बोनस और रिवॉर्ड कैसे देगा? जल्दी पकड़ इसको। हुन चांग चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए। छोटे भाई, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें यह बिना किसी मकसद के नहीं दे रहा हूं। सच तो यह है कि मेरा एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली दुश्मन है, इतना ताकतवर कि फिलहाल मैं अकेला उसे कभी नहीं हरा सकता। शाओयान चौंक कर आंखें बड़ी करके, क्या आपका दुश्मन? होन चांग, हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी शक्तिशाली बनो, ताकि जब वो दिन आए तो तुम और मैं कंधे से कंधा मिलाकर उस महाशत्रु का विनाश कर सकें। शाओयान भावुक होकर कसम खाते हुए, बड़े भैया, मैं कसम खाता हूं कि आपकी इस जंग में मैं अपना खून बहा दूंगा। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, लेकिन जब मैं पूरी तरह डॉज में ब्रेक थ्रू कर लूं, तब इसे पढ़ना शुरू करूंगा। शाओयान मेडिटेशन में बैठ जाता है। उसके शरीर से एक भयानक और सुनहरी ऊर्जा निकलने लगती है। याओ लाओ अंगूठी से बाहर निकलकर देखने लगते हैं। याओ लाओ आश्चर्य से देखते हुए, अद्भुत, सिर्फ 1 साल के अंदर तीसरे स्टेज डॉची से, सिर्फ 1 साल के अंदर तीसरे स्टेज डॉची से, ये कैसी अजीबोगरीब तकनीक है। अभी तो यह सिर्फ हुआंग ग्रेड की दिख रही है, लेकिन हेवनली फ्लेम्स को निगलकर यह तियान हाई यानी गॉड लेवल तक अपग्रेड हो सकती है। याओ लाओ मुस्कुराते हुए, हाँ श्याओ यान, यह दुनिया की सबसे अनोखी और खतरनाक तकनीक है, और तुम्हारे बड़े भाई हुन चांग ने तुम्हें यह तोहफे में दी है। श्याओ यान हुन चांग की तरफ देखकर अटूट विश्वास के साथ, भैया, आप बेफिक्र रहिए। मैं इस तकनीक को हासिल करके हेवनली फ्लेम्स को निगलकर इतना ताकतवर बनूंगा कि आपके हर दुश्मन को चुटकी में मसल दूं। श्याओ यान दृढ़ संकल्प के साथ, बड़े भैया, मैं कसम खाता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और कभी आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। शाओ यान की नजर पास ही तैर रहे लाओ पर पड़ती है, जिनका मुंह बना हुआ है और वे चिढ़े चिढ़े से लग रहे हैं। शाओ यान हुन चांग से फुसफुसाकर, वैसे भैया, ये बूढ़ा खूसट थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इसके पेट में मरोड़ उठ रहे हों। हुन चांग लापरवाही से हाथ हिलाते हुए, अरे छोड़ो भी, इस बूढ़े की परवाह मत करो, इसे तो बेवजह नाक फुलाने की पुरानी आदत है। याओ लाओ हवा में पैर पटकते हुए अंगूठी के अंदर वापस चले जाते हैं। जैसे ही श्याओ यान फेन जुए तकनीक को अपने भीतर समाहित करके कल्टीवेट करना शुरू करता है, हुन चांग के दिमाग में एक तेज और गूंजती हुई सिस्टम नोटिफिकेशन बजती है। सिस्टम की आवाज, डिंग, बधाई हो होस्ट, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, श्याओ यान ने सफलतापूर्वक गॉड लेवल तकनीक फेन जुए को स्वीकार कर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया है। सिस्टम की शर्त पूरी हुई, 100 गुना रिटर्न रिवॉर्ड अनलॉक किया जाता है। महाप्राचीन तकनीक फेन त्यान जुए प्राप्त हुई। होन चांग सोचते हुए, हाँ हाँ हाँ, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। सिर्फ शाओ यान को तकनीक देना काफी नहीं था। जब तक यान डी खुद इसे कल्टीवेट करना शुरू नहीं करता, तब तक सिस्टम का गॉड लेवल रिवॉर्ड ट्रिगर ही नहीं होता। वह अपने दिमाग में फेन त्यान जुए की विशेषताओं का विश्लेषण करता है। हुन चांग रोमांचित होकर सोचते हुए, यह फेन त्यान जुए साधारण फेन जुए से कहीं ज्यादा खौफनाक है। मूल फेन जुए तो सिर्फ हेवनली फ्लेम्स को निगलकर अपग्रेड होती है, लेकिन यह फेन त्यान जुए निगलने के साथ साथ महाद्वीप पर मौजूद बाकी सभी हेवनली फ्लेम्स की सटीक लोकेशन भी बता सकती है। हुन चांग अपनी हथेली बंद करता है जहां एक अदृश्य काली ज्वाला थरथराती है। हुन चांग गंभीरता से सोचते हुए, इतना ही नहीं, इसमें 6 सील्स भी शामिल हैं। ये मुद्राएं किसी भी हेवनली फ्लेम को चुटकी में दबोचकर सील कर सकती हैं और साथ ही दुश्मनों पर एक ही झटके में तबाही मचाने वाला विनाशकारी हमला भी कर सकती है। हुन चांग दूर आसमान की तरफ देखता है, जहां बादल आपस में टकरा रहे हैं। हुन चांग एक रहस्यमयी और दबंग मुस्कान के साथ मन ही मन, डॉची महाद्वीप की ज्यादातर हेवनली फ्लेम्स कहां छुपी हैं, ये मुझे पहले से ही अच्छी तरह पता है। अब इस तकनीक की मदद से उन सभी को इकट्ठा करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। वह अपने हाथों को पीछे बांधकर शाओ यान को देखता है, जो ध्यान में मग्न है। हुन चांग मुस्कुराते हुए, बस थोड़ा सा और इंतजार, एक बार मेरे छोटे भाई शाओ यान का यह 3 साल का समझौता पूरा हो जाए, तब तक मैं खुद इन तमाम शक्तियों को निगलकर सीधा डॉच। मैं शाओ यान के हाथ में टोकन रखते हुए गंभीर आवाज में, शाओ यान, इन दोनों जेड टोकन्स को बहुत संभाल कर रखना। इनमें से एक पत्थर से तुम मुझसे सीधे बात कर सकते हो और दूसरा तुम्हारी लोकेशन बताता है। अगर कभी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसे खुद ना संभाल सको, तो तुरंत मुझे याद करना। मैं पलक झपकते ही स्पेस को चीरकर तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा, समझे? श्याओ यान जेड टोकन कसकर पकड़ते हुए उदास स्वर में, समझ गया भैया, लेकिन क्या आप सचमुच मेरे साथ मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज नहीं चलेंगे? मैं हंसते हुए उसके कंधे पर थपकी देकर, अरे दफा हो, अगर मैं तेरे साथ घूमता रहा तो तू खुद कब मजबूत बनेगा? अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे। दृश्य बदलता है। शाओ यान के जाने के बाद मैं रेगिस्तानी शहर की एक पुरानी नक्शों की दुकान में अकेला दाखिल होता हूं। दुकान का मालिक एक बूढ़ा रहस्यमयी शख्स हाई बोदों काउंटर पर बैठा नक्शा बना रहा है। मैं दुकान में रखी पुरानी चीजों और नक्शों को देखते हुए मन में, किस्मत का खेल भी अजीब है। प्यूरिफाइंग लॉर्ड्स, डीमन फ्लेम का अधूरा नक्शा शाओ यान को मिलना था, लेकिन आज मैं खुद यहां खड़ा हूं।
किस्मत में जो लिखा है वो खींच ही लाता है। मैं काउंटर के पास जाकर उस पुराने नक्शे के टुकड़े को हाथ में उठाता हूं। तभी बूढ़ा दुकानदार अपनी पैनी नजरों से मुझे घूरता है। दुकानदार, हाय बोदो, रूखे और कड़े स्वर में। लड़के, मुझे लगता है कि तुम यहां सामान खरीदने नहीं आए हो। तुम बिना वजह फालतू की बकवास करने और पंगे लेने आए हो। मैं ठंडी मुस्कान के साथ नक्शे को हाथ में नचाते हुए, आप बिल्कुल सही समझे बुजुर्गवार, मैं यहां कोई नक्शा खरीदने नहीं आया, मैं तो किसी इंसान को ढूंढने आया हूं। दुकानदार, तो तुम गलत जगह आ गए। मेरी इस छोटी सी दुकान में मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं रहता। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर, जरूरी तो नहीं कि वो दूसरा इंसान कोई और हो, क्या पता मैं जिस इंसान को ढूंढ रहा हूं वो आप ही हो। बूढ़ा दुकानदार नक्शा बनाना बंद करता है, उसकी आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। दुकानदार चिढ़कर, हूं, कोई भला मुझ जैसे सिरफिरे और बेकार बूढ़े को ढूंढने यहां क्यों आएगा? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं कमरे के बीच में खड़े होकर बुलंद और रौबदार आवाज में, मैंने कहा ना, मैं एक इंसान को ढूंढने आया हूं। एक ऐसा योद्धा जिसे कभी दुनिया आइस एम्परर, हाई बोदो, के नाम से जानती थी। लगता है मेरी खोज पूरी हो गई। जैसे ही मेरे मुंह से आइस एम्परर का नाम निकलता है, पूरी दुकान का तापमान बर्फ की तरह जमने लगता है। दीवारों पर नीली बर्फ की परतें जम जाती हैं। हाई बोदों खौफनाक तेवरों के साथ बर्फ की ऊर्जा जगाते हुए, तुम चाहे जो भी हो और जिस भी इरादे से आए हो, लेकिन अब जब तुमने मेरा गुप्त राज जान ही लिया है, तो अपनी इस गुमनाम जिंदगी को शांति से जारी रखने के लिए मेरे पास तुम्हें मार डालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हाय बोदों हवा में बर्फ के दर्जनों नुकीले भाले बनाकर मेरी तरफ फेंकता है। मैं अपनी जगह से हिलता भी नहीं हूं, बस अपनी डॉ हुआंग की भारी ऑरा को एक झटके में रिलीज करता हूं। धमाके के साथ सारे बर्फ के भाले हवा में ही चूर चूर होकर भाप बन जाते हैं। पूरी दुकान हिलने लगती है। हाय बोदों आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, कांपते हुए मन में, या ये खौफनाक दबाव, ये लड़का इतनी कम उम्र में एक डॉ हुआंग योद्धा है। मैं हाय बोदों की तरफ एक एक कदम बढ़ाते हुए ठंडे लहजे में, नाकाम कोशिश मत करो हाय बोदों, तुम जामा साम्राज्य के शीर्ष 10 डॉ हुआंग योद्धा रह चुके हो, ये सच है, लेकिन सील लगे होने की वजह से तुम्हारी ताकत अब आधी भी नहीं बची है। मेरे सामने तुम्हारी यह बर्फ पिघलने में एक पल भी नहीं लगेगा। हाय बोदों अपनी बर्फ की कला सफेद सांप, व्हाइट स्नेक अटैक, से अदृश्य होकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं अपनी आंखें बंद करके हवा में सीधे एक भारी मुक्का जमा देता हूं। हाय बोदों हवा में ही मुक्का खाकर पीछे गिरते हुए मन में चौंक कर, ये ये कैसे मुमकिन है? मेरी यह सीक्रेट टेक्निक सामने वाले के सारे सेंसिटिव ऑर्गन्स और सोच को ब्लॉक कर देती है। इस मैदान में सिर्फ मैं ही दूसरों की लोकेशन ट्रेस कर सकता हूं। इसे मेरी लोकेशन का पता कैसे चला? नहीं, यह पक्का कोई इत्तेफाक ही होगा। हाय बोदों जमीन से उठता है और हांफते हुए अपनी नीली बर्फ की चमक बंद कर देता है। मैं मुस्कुराते हुए बाहें सिकोड़कर, क्यों आइस एम्परर, बस इतनी ही हवा थी, अब आगे नहीं लड़ना क्या? खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? हाय बोदों जमीन पर बैठकर हार मानते हुए, तुम जीत गए, अब तुम्हें जो करना है करो, मारना है या काटना है सब तुम्हारी मर्जी पर है। मैं अपने मुक्के को देखते हुए अफसोस जताने के नाटक के साथ, अरे यार, लगता है मेरा यह दूसरा मुक्का थोड़ा तिरछा पड़ गया, दोनों तरफ का बैलेंस सही नहीं बैठा। हाय बोदों चिढ़कर चीखते हुए, लड़के तुम आखिरकार चाहते क्या हो? मैं आराम से एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी खींचकर बैठ जाता हूं। मैंने शुरुआत में ही कहा था ना, मैं तुमसे मिलने आया हूं। हाय बोदों, हाँ मैं ही हूं, वो आइस एम्परर। अब जब ढूंढ लिया है तो चलाओ हाथ, वार करो। मैं भौहें चढ़ाते हुए, कैसा वार, किस बात के लिए मारूं तुम्हें? हाय बोदों हैरान होकर, मुझे मारोगे नहीं तो फिर तुम मुझे ढूंढते हुए यहां तक क्यों आए हो? अगर मारना नहीं था तो कोई भला मुझे ढूंढने यहां क्यों आएगा? मैं, किसने कहा कि तुम्हें ढूंढने वाला हर इंसान तुम्हें मारने ही आएगा? अगर मारना ही होता तो तुम अब तक जिंदा भी बचते क्या? हाय बोदों अचानक कुछ याद आते ही चौंक कर, रुक रुक, तुम तुम उन लोगों के भेजे हुए भाड़े के टट्टू नहीं हो? उन लोगों ने तुम्हें मुझे खत्म करने के लिए नहीं भेजा। मैं, मेरा नाम हून चांग है, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम उनके आदमी नहीं थे तो जब मैंने हमला किया तो तुमने सच क्यों नहीं बताया? फालतू में मुझे 2 मुक्के जड़ दिए। मैं ठाका लगाते हुए, हाँ हाँ, बस थोड़ा हाथ साफ करने का मन था। हाय बोदों अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गंभीर हो जाता है। हाय बोदों, ठीक है, अब बकवास बंद करो और सीधे मुद्दे पर आओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं अपनी आंखें थोड़ी छोटी करते हुए पैनी नजर से देखते हुए, मैंने सुना है कि पूर्व आइस एम्परर के पास टेगर डेजर्ट में छुपी हुई हेवनली फ्लेम की कुछ खास खुफिया जानकारी है। हाय बोदों झटके से नकारते हुए, किससे सुना तुमने? बेबुनियाद बातें हैं, किसी ने तुमसे झूठ बोला है और अफवाह उड़ाई है। मैं तो बस एक मामूली बूढ़ा नक्शा बनाने वाला हूं, मेरी क्या औकात कि मैं उस खतरनाक रेगिस्तान के गहरे हिस्सों में जाऊं? वहां के स्नेक क्लैन कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बुजुर्गवार, जो बातें मैं सुनता हूं उनके पीछे ठोस सबूत होते हैं। मेरे सामने झूठ बोलने का नाटक मत करो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाय बोदों मुंह फेरते हुए, अब तुम जो समझना है समझो, मुझे किसी अनोखी आग के बारे में कुछ नहीं पता, तुम यहां से जा सकते हो। मैं अपनी उंगलियों से टेबल ठोकता हूं। पूरे कमरे में डॉ हुआंग का खौफनाक दबाव दोबारा फैलने लगता है। मैं, तुम्हें डर नहीं लगता हाय बोदों? अगर मैंने तुम्हें मार डाला और खुद वो नक्शा ढूंढ लिया तो? हाय बोदों बिना डरे ठंडी सांस लेते हुए, मुझे मौत की धमकियां मत दो लड़के, मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी डॉ की महाद्वीप पर बिताई है। मैंने तुमसे बहुत बड़े बड़े तूफान देखे हैं, मुझे लगा था कि तुम कुछ अलग हो, लेकिन तुम भी, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी, और उस क्वीन मेडूसा के स्नेक सील स्पेल ने तुम्हारी सारी ताकत चूस ली है। अब तो तुम्हारी असली ताकत का 10% भी नहीं बचा। सचमुच बड़े दयनीय लग रहे हो। मैं तो सोच रहा था कि अगर मुझे हेवनली फ्लेम मिल गई तो जाते जाते तुम्हारी इस सील को तोड़ने में तुम्हारी मदद कर दूंगा।
पर लगता है तुम्हारी किस्मत में ही ये आराम लिखा नहीं है। खैर छोड़ो। हाय बोदो हकबकाते हुए चिल्लाकर। रुक रुक जाओ, ठहरो। तुम क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? मैं दरवाजे पर ही रुकता हूं और गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखता हूं। मैं बेहद शांत और सामान्य आवाज में, हाँ हूं तो। हाय बोदो घबराकर कांपती उंगलियों से मेरी तरफ इशारा करते हुए। तुम तुम किस टीयर के एल्केमिस्ट हो? 3 पिंड, 4 पिंड? मैं अपनी उंगलियों को नचाते हुए सीधे और सपाट लहजे में, 7वीं टीयर एल्केमिस्ट। हाय बोदो निराश होकर हाथ हिलाते हुए। रहने दो, तुम जाओ, बेकार में मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं भौहें चढ़ाते हुए। क्यों? अब क्या हुआ? क्या तुम्हें अपनी इस सालों पुरानी सील को नहीं तोड़ाना? हाय बोदो छिड़कर। बिल्कुल तोड़ाना चाहता हूं। रात दिन इसी सपने के साथ जीता हूं। लेकिन लड़के, तुम्हारी उम्र मुश्किल से 20 साल के आसपास लग रही है और तुम कह रहे हो कि तुम एक 7 पिंड एल्केमिस्ट हो। यह तो दुनिया का सबसे बकवास और मजाकिया केशाव झूठ है। कोई 20 साल का लड़का 7 पिंड का मास्टर कैसे हो सकता है? मैं मुस्कुराता हूं और अचानक अपनी खौफनाक डो हुआंग की ऊर्जा की एक हल्की सी चिंगारी छोड़ता हूं। पूरी दुकान का फर्नीचर कांपने लगता है। मैं आंखों में आंखें डालकर, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? जरा खुद से पूछो, क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में 20 साल का डो हुआंग योद्धा पहले कभी देखा था? ये तो सच है। तुम्हारी उम्र में डो हुआंग बनना ही अपने आप में एक चमत्कार है। मैं आगे बढ़ते हुए, जब मैं 20 साल की उम्र में डो हुआंग बन सकता हूं, तो 7 पिंड एल्केमिस्ट बनना मेरे लिए कौन सी असंभव बात हो गई? इस डो की महाद्वीप पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हुन चांग के लिए नामुमकिन हो। हाय बोदो थोड़ा झिझकता है। उसका दिल उम्मीद से धड़कने लगता है, लेकिन दिमाग अभी भी शक कर रहा है। हाय बोदो गंभीर होकर, भले ही तुम डो हुआंग हो, लेकिन डो की और एल्केमी दो अलग अलग रास्ते हैं। तुम मुझे कैसे साबित करोगे कि तुम्हारे पास सचमुच 7 पिंड के एल्केमिस्ट की काबिलियत है? मेरी सील को तोड़ने के लिए जिस पिल की जरूरत है, उसे बनाना किसी ऐरे गैरे के बस का काम नहीं है। मैं ठंडी मुस्कान के साथ, सबूत चाहिए तो ठीक है, तुम मुझे 7वीं टीयर की किसी भी पिल की जड़ी बूटियां मुला कर दो। मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने पिल बनाकर दिखा देता हूं, चलेगा? हाय बोदो हाथ जोड़कर झेंपते हुए, नहीं, रहने दीजिए, मैं आप पर एक बार भरोसा करता हूं। आखिरकार आप जैसे युवा डो हुआंग के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं होगी। मैं ठहाका लगाते हुए, हाँ हाँ, अब आई ना रास्ते पर बात। जामा साम्राज्य के पूर्व टॉप 10 डो हुआंग योद्धा कहलाते हो और जरा सा भी जिगरा नहीं है तुम्हारे पास। लो अब निकालो वो नक्शा। हाय बोदो अपनी दराज से एक पुराना चर्म पत्र निकालता है। हाय बोदो, ये टाइगर डेजर्ट का नक्शा है। मेरी खोज के मुताबिक ग्रीन लोटस फ्लेम के होने की सबसे ज्यादा संभावना इन 3 जगहों पर है, लेकिन यह आग किस सटीक जगह पर छुपी है, यह ढूंढना आपका काम है। मैं नक्शा संभालते हुए, बहुत बढ़िया। वैसे क्या तुम्हारे मन में कोई और बात भी अटक रही है? जो बोलना है एक सांस में बोल डालो। हाय बोदो, दरअसल मुझे एक छोटा सा उपकार और चाहिए। मेरी सील तोड़ने वाली पिल के लिए लगभग सारी जड़ी बूटियां जमा हो चुकी हैं, बस आखिरी चीज किलिंग मंडाला बाकी है। मैं, हाँ, मामूली सी बात है, ये काम हो जाएगा। दृश्य बदलता है। मैं शीमो शहर के ऊपर आसमान में पंख फैलाए उड़ रहा हूं। मैं मन में सोचती हुए, कहानी के हिसाब से श्याओ यान जब मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में 6 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर लेगा, उसके बाद क्वीन मेडुसा यहां आकर ग्रीन लोथ्स डेमन फ्लेम ले जाएगी। उससे पहले ही मुझे यह काम खत्म करना होगा। मैं शहर के मुख्य महल के आंगन में एक भयंकर धमाके के साथ उतरता हूं। मेरी डो हुआंग की आभा से पूरी सिटी लॉर्ड की हवेली कांपने लगती है। शहर के पहरेदार घबराकर चीखते हुए, डो हुआंग हुजूर, इतने बड़े महान योद्धा हमारे छोटे से शीमो शहर में अचानक क्यों आ गए? सिटी लॉर्ड शुगवांग दौड़ते हुए आकर घुटनों के बल गिरते हुए, छोटे का प्रणाम स्वीकार करें हुजूर। मैं शीमो शहर का सिटी लॉर्ड शुगवांग हूं। महान डो हुआंग हुजूर के यहां आगमन का क्या कारण है? मैं एक नक्शा फेंकते हुए रौबदार आवाज में, इस नक्शे पर जो जगह मार्क की गई हैं, मुझे वहां की खुदाई चाहिए। तुम कौन सा तरीका अपनाते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे मेरी काम की खबर मिल जानी चाहिए। कोई समस्या है? शू गुआंग डर से कांपते हुए, कोई समस्या नहीं है हुजूर, जैसा आपका हुक्म। सिटी लॉर्ड तुरंत शहर के सभी मर्सिनरी ग्रुप्स के कप्तानों को इकट्ठा करता है। शू गुआंग, रोब और बाकी कप्तानों से, ये नक्शा लो और तुरंत अपने अपने आदमियों को खोदने के काम में लगा दो। लोबू घमंडी कप्तान मुंह बनाते हुए, सिटी लॉर्ड जी माफ कीजिएगा, हमारे ग्रुप को हाल ही में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमारे पास इतने फालतू आदमी नहीं है। वैसे भी आपके पास इतने लोग हैं, हमारे एक ग्रुप के बिना क्या फर्क पड़ेगा? शू गुआंग दांत भींचकर, रोब, तुम मौत को दावत दे रहे हो? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि वो हुजूर कौन थे? रोब लापरवाही से, मुझे क्या लेना देना। श्याओडिंग, श्याओ यान का बड़ा भाई, मोटी मरकरी का कप्तान आगे बढ़कर, सिटी लॉर्ड शू, हमारा मोटी मर्सनरी ग्रुप इस काम में पूरी मदद करने के लिए तैयार है। रोब हंसते हुए, हाँ हाँ देखो, एक और बेवकूफ सामने आ गया चापलूसी करने। श्याओली, श्याओ यान का दूसरा भाई, गुस्से में तलवार निकालते हुए, रोब अपनी बकवास बंद कर, सिर्फ इसलिए कि तू एक दादूशी है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा मोटिया ग्रुप तुझसे डरता है। शाओली और शाओडिंग अकेले में बात करते हैं। शाओली, बड़े भैया, आपको क्या लगता है, क्या वो डॉ हुआंग हुजूर किसी बहुत बड़े खजाने की तलाश में आए हैं? शाओडिंग, छोटे भाई, अपनी उत्सुकता पर काबू रखो, चुपचाप अपना काम करो। वैसे क्या तुम भूल गए कि हमारे छोटे भाई शाओ यानो ने खत में अपने उस डॉ हुआंग बड़े भाई हुनचांग के बारे में क्या लिखा था? अगर ये वही खजाना है और हमें मौका मिला तो हम इसे छुपाकर सीधे अपने उस बड़े भाई हुनचांग को
तोहफे में देंगे। मैं उनके पीछे साई की तरह प्रकट होता हूं और उनके कंधों पर थपकी देता हूं। दोनों चौंक कर पीछे हटते हैं, मैं मुस्कुराते हुए। बहुत बढ़िया, शाओ यान के भाई सचमुच वफादार निकले। मैं अपनी आस्तीन से दो बेहद खूबसूरत बोतलें निकालता हूं। मैं, इस बोतल का पाउडर पानी में मिलाकर पियो। डॉ शी से नीचे वालों की ट्रेनिंग 10 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। और इस दूसरे डिब्बे में पोजिंग पिल है, जो तुम्हें सीधे अगले लेवल पर पहुंचा देगी। मेरी दी हुई ब्रेक थ्रू पिल्स से श्याओडिंग और श्याओली का लेवल तुरंत बढ़ जाता है। वे दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर झुकते हैं, श्याओडिंग गदगद होकर। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। क्या हमारे लिए कोई और हुक्म है? मैं, हाथ हिलाकर शांत लहजे में। नहीं, अब तुम लोग यहां से जा सकते हो। आगे जो होने वाला है वो तुम्हारे संभालने के बस की बात नहीं है। वे दोनों पीछे हटते हैं। शाओली दबी आवाज में फुसफुसाता है। शाओली पसीना पोंछते हुए, बाप रे, किस्मत अच्छी थी कि हमने वो खजाना छुपाने का प्लान खुद ही रद्द कर दिया। ये बंदा शुरू से ही हम पर नजर रखे हुए था। अगर हम कुछ गड़बड़ करते तो आज हमारी लाश भी नहीं मिलती। मैं जमीन के उस गुप्त रास्ते में उतरता हूं जहां नीचे लाल उबलता हुआ लावा बह रहा है। मैं बिना किसी डॉ की शील्ड के सीधे उबलते लावे के ऊपर तैरने लगता हूं। मैं मन में सोचती हुए, हाँ, यही सही जगह है। ग्रीन लोटस डेमन फ्लेम का रास्ता यहीं से होकर जाता है। तभी लावे के अंदर से एक भयंकर लावे का सांप, फायर स्पिरिट स्नेक, बाहर निकलता है। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हैं। दूर खड़े पहरेदार डर के मारे थर-थर कांपते हुए, अरे बाप रे, क्या खौफनाक ताकत है। ये बंदा सीधे लावे की गर्मी को भी बेअसर कर रहा है। और वो लावे का राक्षस क्या चीज है? दूसरा पहरेदार, उसकी एक नजर पड़ते ही मेरी तो चड्डी में पेशाब निकलने लगा। शीमो शहर के नीचे इतना खौफनाक शैतान छुपा बैठा था। मैं लावे से बाहर आता हूं और हवेली के आंगन में खड़े होकर ठंडी आवाज में हुक्म देता हूं, मैं, मोटी मर्सनरी के लोग कहां हैं? तुरंत यहां हाजिर हों। भीड़ दहशत में कांपते हुए, अरे, मोटी ग्रुप को क्यों बुला रहे हैं? क्या उन्होंने जाने अनजाने में इस महान डॉ हुआंग हुजूर को गुस्सा दिला दिया? श्याओडिंग आगे आकर हाथ जोड़ते हुए मन में घबराकर, कहीं हुजूर ने मेरी ओर ली कि वो पुरानी बातें तो नहीं सुन ली? नहीं, शांत रहो श्याओडिंग, ऊंची आवाज में। हुजूर, मैं मोटी मरकरी का कप्तान श्याओडिंग हूं। क्या हुक्म है? मैं, तुम्हारे ग्रुप में किंगलिन नाम की एक छोटी स्नेक ब्लड लड़की है ना, उसे तुरंत मेरे सामने लाओ। श्याओडिंग चौंक कर, किंगलिन अपने बंदों से तुरंत जाओ और किंगलिन को लेकर आओ। याद रखना हुजूर, कम से कम डॉ वांग या डॉ हुआंग स्तर के महान योद्धा हैं। कोई भी उन्हें गुस्सा दिलाने की भूल मत करना। एक मासूम नीली हरी सांप जैसी सुंदर स्केल्स वाली छोटी लड़की घबराती हुई मेरे सामने आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। किंगलिन डर से कांपती आवाज में, महान हुजूर, क्या आप मेरे इन गंदे सांप जैसे स्केल से नहीं डरते? मैं नीचे झुककर उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए मुस्कुराकर, जो चीजें खूबसूरत होती हैं उनसे डरना कैसा? बाकी लोग तो बेवकूफ हैं जो खूबसूरती की कदर करना नहीं जानते। छोटी बच्ची, अगर तुम लावे के अंदर उस राक्षस सांप को कंट्रोल करने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें यहां से निकालकर एक बहुत बेहतर जगह ले जा सकता हूं। किंगलिन आंखों में उम्मीद की चमक लाते हुए, क्या क्या सचमुच? ठीक है हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैं मन में, ये लड़की मामूली नहीं है। इसके पास ट्रिपल फ्लोवर स्नेक प्यूपल्स हैं जो दुनिया के किसी भी सांप या स्नेक मॉन्स्टर को अपना गुलाम बना सकती है। ये काबिलियत आगे चलकर बहुत काम आएगी। किंगलिन अपनी आंखें बंद करती है। जब वह आंखें खोलती है तो उसकी पुतलियों में 3 सुनहरे फूलों जैसी रोशनी चमक उठती है। लावे का भयंकर फायर स्प्लिट स्नेक चीखने लगता है और पलक झपकते ही किंगलिन के पैरों में आकर एक पालतू कुत्ते की तरह सिर झुका देता है, मुस्कुराते हुए, शाबाश किंगलिन, अब इस सांप की मदद से सीधे ग्रीन लोटस फ्लेम का रास्ता साफ हो गया है। मैं और किंगलिन फायर स्प्लिट स्नेक की पीठ पर सवार होकर लावे के समंदर में गहराई तक उतर रहे हैं। चारों तरफ लाल उबलता लावा खोल रहा है। मैं मन में सोचती हुए सांप को घूरते हुए हूं। जहां तक मुझे याद है, इस फायर स्पिरिट स्नेक का दिमाग थोड़ा कड़क और जिद्दी किस्म का है। थोड़ी देर पहले जब मैं इस लावे में उतरा था तो मैंने इसे जमकर पीटा था। ये साला बदला लेने के लिए हमें जानबूझकर गलत रास्ते पर तो नहीं घुमा रहा ना। तभी लावे के बीच में एक विशाल चमकदार गुफा जैसी जगह सामने आती है। पूरी गुफा हरी और नीली रोशनी से जगमगा रही है। किंगलिन खुशी से चिल्लाते हुए, हुजूर देखिए, आगे रास्ता खत्म हो गया है और एक बहुत खूबसूरत जगह आई है। हम सांप से नीचे उतरते हैं। गुफा के ठीक बीचों बीच लावे के ऊपर एक बेहद दिव्य और पवित्र ग्रीन लोटस पेडस्टल तैर रहा है, लेकिन कमल के केंद्र को देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बौखलाकर आगे बढ़ते हुए। आखिरकार मिल ही गया। यही है ग्रीन लोटस डेमन फ्लेम, ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम। लेकिन रुकिए, मेरी फ्लेम कहां गई? कमल का पेडस्टल पूरी तरह खाली पड़ा है। उसके ऊपर तैरने वाली अनोखी आग नदारद है। मैं दांत भींचकर गुस्से में दहाड़ते हुए, अरे बहनचोद, मैं तो समय से बहुत पहले यहां आ गया था, फिर भी कोई मुझसे पहले आकर इस आग को कैसे चुरा कर ले जा सकता है? यह नामुमकिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कमल के पास जाता हूं और उसकी हवा को सूंघता हूं। हवा में एक बेहद खास, कामुक और शाही नागिन जैसी खुशबू बिखरी हुई है। मैं अपनी मुट्ठी कसकर भींचते हुए, आंखों में अंगारे लिए, यह खुशबू मेड्यूसा रानी, तो यह उस नागिन का काम है। वह यहां से आग चुराकर अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मेरे पास उसे पकड़ने का अभी भी एक सुनहरा मौका है। तभी मेरी नजर उस हरे नीलम के कमल की जड़ों और उस पर लगे बीजों पर पड़ती है। मैं खुद को शांत करते हुए मन में, हुँ, आग भले ही वो ले गई हो, लेकिन वो बेवकूफ औरत इस ग्रीन लोटस पेडस्टल को यहीं छोड़ गई। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये एक ऐसा महाखजाना है जो किसी भी फायर एलिमेंट के योद्धा की ट्रेनिंग स्पीड को रातों रात आसमान पर पहुंचा सकता है। मैं अपनी डॉकी का एक झटका देता हूं और पूरे विशाल नीलम कमल को उखाड़कर अपनी स्टोरेज रिंग में सुरक्षित रख लेता हूं। किंगलिन डरी हुई आवाज में, हुजूर,
क्या वो मेड्यूसा रानी बहुत खौफनाक है? पूरे तागाए रेगिस्तान के लोग उनके नाम से थर थर कांपते हैं। मैं अपनी पीठ पर काले पंख फैलाते हुए, एक खौफनाक और शातिर मुस्कान के साथ, मैं हवा में तैरते हुए बेहद तेजी से मेड्यूसा रानी का रास्ता रोकता हूं। मेड्यूसा अपने हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम की बोतल कसकर पकड़े हुए है। मैं ठंडी मुस्कान के साथ हवा में तैरते हुए, अगर तुम 6 महीने बाद आती तो शायद पूरी तैयारी के साथ आती, लेकिन इस बार तुम जल्दबाजी में आई हो और लावे की गर्मी से पहले ही जख्मी हो चुकी हो। मेड्यूसा, उस हेवनली फ्लेम को यहीं छोड़कर चली जाओ। मेड्यूसा रानी गर्व से भरी खौफनाक आवाज में, मुझ मेड्यूसा से आग छीनने का सपना देख रहे हो? दिवा स्वप्न देखना बंद करो। जिस आग की रखवाली मैंने 10 सालों तक की है, उसे कोई इंसान मुझसे नहीं छीन सकता। अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी लौट जाओ, वरना आज यहीं तुम्हारी कब्र बनेगी। मैं आगे बढ़ते हुए, धमकी आम देना बंद करो, आज ये आग मेरी होकर रहेगी। उस्तरोबी रोब लालच से आंखें मटकाते हुए, सिटी लॉर्ड शू, सुना है उस महान हुजूर ने मोटिए ग्रुप को स्पीड बढ़ाने वाली महाऔषधि दी है। शहर के विकास के लिए अच्छी चीजें आपस में बांटनी चाहिए, हमें भी वो दवा चाहिए। शुगवांग गुस्से में, रोब, कल तो तुम काम छोड़कर भाग रहे थे, अब किस मुंह से हक जमा रहे हो? तभी अचानक आसमान काला पड़ जाता है और पूरे शहर में भयंकर लाल नीली ऊर्जा का बवंडर उठने लगता है। रोब आसमान में देखकर हकलाते हुए, ये क्या है? वो तो क्वीन मेडुसा है। वो शीमो शहर में क्या कर रही हैं? लोग दहशत में भागते हुए, अरे बाप रे, मेड्यूसा आ गई, हम सब मारे जाएंगे। जरूर कल वाले उस घमंडी लड़के ने मेड्यूसा को गुस्सा दिला दिया होगा, खुद तो मरेगा ही, पूरे शहर को ले डूबेगा। आसमान में धमाका होता है, लाल और काले रंग की डॉ की तरंगें मेड्यूसा के हमलों को हवा में ही उड़ा देती हैं। रोब आसमान की तरफ कान लगाते हुए चौंक कर, रुकना जरा, आसमान से जो आवाज आ रही है वो तो कल वाले उसी हुजूर की है। श्याओडिंग आसमान में उड़ते हुन चांग को देखते हुए गर्व से, देखा हमारे बड़े भाई हुन चांग इतने कम उम्र में मेड्यूसा रानी जैसी डोजोंग स्तर की नागिन से अकेले टकरा रहे हैं और उनका पल्ला भारी है। आसमान में मैं अपनी 5 स्टार डो हुआंग की खौफनाक सोल चेन्स बाहर निकालता हूं। मैं हवा में दहाड़ते हुए, मेड्यूसा, अगर तुम अपने पूरे होश और ताकत में होती तो शायद मैं थोड़ा झिझकता, लेकिन इस वक्त तुम अंदर ही अंदर इस अनोखी आग के तापमान को दबा रही हो और पुरानी चोटों से जूझ रही हो। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। मेड्यूसा जख्मी होकर हांफते हुए गुस्से में, बकवास बंद कर इंसान, अगर मैं जख्मी ना होती तो मुझ जैसी महारानी के सामने तेरे जैसा 5 स्टार डो हुआंग चींटी की तरह कुचला जाता। मेरी काली सोल चेन्स मेड्यूसा के चारों तरफ लिपट जाती है। मेड्यूसा अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाकर झटके से उन जंजीरों को तोड़ देती है, लेकिन उसका मुंह खून से भर जाता है। मैं हैरान होकर मन में, वाह, डॉजोंग के करीब पहुंची इस नागिन की शारीरिक ताकत सचमुच काबिले तारीफ है। मेरी सोल चेन्स को झटके में तोड़ दिया। मैं ऊंची आवाज में तंज कसते हुए, एक तरफ ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम का खौफनाक तापमान और दूसरी तरफ मेरे हमले। अगर मैं गलत नहीं हूं मेड्यूसा, तो तुम अपनी आखिरी लिमिट तक पहुंच चुकी हो। मेड्यूसा रानी दांत भींचकर स्वाभिमान से, हाँ हूं मैं अपनी लिमिट पर, तो क्या हुआ? मैं, भलाई इसी में है कि वो अनोखी आग मुझे सौंप दो। तागायर रेगिस्तान में मुझसे छीनने की कोशिश करना तुम्हारी भूल थी। मेड्यूसा, तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? तुम्हें कैसे पता चला कि आग कहां छुपी थी? मैं, वो सब तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। वैसे मुझे याद है कि मेड्यूसा रानी कभी इतनी बातें नहीं करती। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम सिर्फ वक्त बर्बाद, टाइम पास कर रही थी ताकि तुम्हारे मददगार आ सकें। मेड्यूसा मुस्कुराते हुए, पकड़ लिया तुमने, लेकिन थोड़ा देर कर दी। आसमान में दो तेज रोशनी के साथ स्नेक कबीले की दो शक्तिशाली जनरल्स यूएमई और हुआशे प्रकट होती हैं। यूएमई वो हुआशे झुककर, महारानी आपकी तबीयत कैसी है? मेड्यूसा राहत की सांस लेते हुए, मैं ठीक हूं, इसने मेरा पूरे रास्ते पीछा किया है, इसकी डॉ की भी लगभग खत्म हो चुकी है, दोनों मिलकर इसे जिंदा पकड़ लो। यूएमई हुन चांग को देखकर आंख मारते हुए, ओहो कितना हैंडसम और नौजवान लड़का है, लेकिन हैंडसम लड़के, तुम एक डॉ हुआंग हो, संभल कर वरना जान से जाओगे। मैं हाथ बांधकर बेफिक्र अंदाज में, तुम लोग मुझे शुरुआत से रेगिस्तान के गहरे हिस्सों में घेरने का नाटक कर रही थीं, मुझे सब पता था, अब नाटक बंद करो और हमला करो। मैं अपनी डॉ हुआंग की पूरी ताकत का एक झटके में विस्फोट करता हूं। काली ऊर्जा के बवंडर से दोनों जनरल्स पीछे गिरती हैं। मैं सीधे मेड्यूसा के पास पहुंचकर उसके हाथ से ग्रीन लॉर्ड्स डेमन फ्लेम की बोतल छीन लेता हूं। मेड्यूसा हैरान होकर चीखते हुए, नहीं, ये आग मेरी 10 सालों की तपस्या है, इसे मत छुओ। मैं बोतल को हाथ में संभालते हुए गंभीरता से, शांत हो जाओ मेड्यूसा, मुझे पता है कि तुम इस अनोखी आग का इस्तेमाल खुद को इवॉल्व करके डॉज होंग बनने के लिए करना चाहती हो। बेफिक्र रहो, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं खुद तुम्हारी बॉडी को इवॉल्व करने में तुम्हारी मदद करने आऊंगा। मेड्यूसा अविश्वास से, तो तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मैं शातिर मुस्कान के साथ, क्योंकि भविष्य में मुझे तुमसे एक बहुत बड़ा काम, हेल्प चाहिए होगा, इसलिए यह सौदा याद रखना। मेड्यूसा और उसके जनरल्स के जाने के बाद हुन कबीले का एक गुप्त साया, हॉल का दूत, मेरे सामने घुटनों के बल बैठता है। दूत, युवा मालिक हुन चांग को प्रणाम। मैं, ठीक है, तुम वापस कबीले की ब्रांच में लौटो, आग मेरे हाथ लग चुकी है, और हाँ, आज यहां जो कुछ भी हुआ, अगर किसी ने कबीले में खबर लीक की तो अंजाम जानते हो। दूत कांपते हुए, गुलाम की इतनी हिम्मत कहां मालिक। दृश्य बदलता है, शीमो शहर के मोटी मर्सिनरी के ठिकाने पर रोब अपने गुंडों के साथ पहुंचता है। शाओडिंग गुस्से में, रोब, हमारे मोटिए ग्रुप में तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुरंत यहां से बाहर निकलो। रोब ठाका लगाते हुए, हा, मजाक अच्छा है, पूरे शीमो शहर में कोई ऐसी जगह है जहां रोब बिना इजाजत के न जा सके? शाओडिंग, ज्यादा तेवर मत दिखाओ, आओ मेरे साथ दो दो हाथ कर लो, अगर हार गए तो खामोशी से अपना आधा इलाका मेरे नाम कर देना, वरना याद रखना, तुम्हारे बंदे अगर शहर के बाहर कदम रखेंगे तो कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मुझसे मत कहना। शाओडिंग तलवार निकालते हुए कड़े लहजे में, रोब,
अपनी औकात में रहो, सिर्फ इसलिए कि तुम एक दारडौशी हो इसका मतलब यह नहीं कि हम तुमसे डर जाएंगे। रोब। श्याओ डिंग को धमका ही रहा होता है कि तभी किंगलिन अपने नए फायर स्पिरिट स्नेक के साथ बाहर आती है। सांप को देखकर रोब और उसके गुंडों के पैंट में पेशाब निकल जाता है। किंगलिन सांप के सिर पर हाथ फेरते हुए मासूमियत से, अरे रोब कप्तान, डरिए मत, डराइए मत। ये छोटा फायर स्नेक मेरा नया दोस्त है, ये बहुत सीधा है, बिना वजह किसी को नहीं काटता। श्याओ डिंग राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराकर, क्या यह खौफनाक राक्षस सांप भी उस महान हुजूर हुनचांग ने तुम्हें दिया है? किंगलिन, जी बड़े कप्तान, अब अगर ये रोब दादा ज्यादा नाटक करें तो क्या मैं अपने इस छोटे दोस्त को थोड़ा रंग दिखाने के लिए कहूं? रोब और उसके आदमी डर के मारे हाथ जोड़कर घुटनों पर गिर जाते हैं और दुम दबाकर भाग निकलते हैं। मैं अपने कमरे में ग्रीन लोथ स्कोर फ्लेम की बोतल को हाथ में नचा रहा हूं। मैं मन में शातिर मुस्कान के साथ सोचती हुए, ग्रीन लोथ्स फ्लेम तो मेरे हाथ लग चुकी है, अब वक्त आ गया है दूसरी हेवनली फ्लेम पर हाथ साफ करने का। अगर ये दोनों आग एक साथ शाओ यान को पैक करके दे दी जाए तो सोचो ये सिस्टम मुझे कितना बड़ा और रिवॉर्ड मल्टीप्लायर देगा। मैं दिमाग में महाद्वीप की अलग अलग आगों का हिसाब लगाने लगता हूं। मैं मन में विश्लेषण करते हुए, अगर असंभव आगों को छोड़ दें, जैसे मेरे हून कबीले की निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम, या याओ लाओ की बोन चिलिंग फ्लेम, या फिर गू शूनेर की गोल्डन एम्परर फ्लेम, तो अब कौन सी आग बची? मैं आगे सोचते हुए, एक है जियानान एकेडमी की फॉलिंग हार्ट फ्लेम, लेकिन जियानान एकेडमी का इलाका बहुत पेचीदा है। वहां कबीले के ज्यादा ताकतवर बंदों को नहीं भेजा जा सकता, वरना एकेडमी के वो पुराने ओल्ड मॉन्स्टर्स और उनका गायब डॉ शेंगडीन तुरंत भांप लेंगे। और उसके ठीक नीचे तू शेगुडी की गुफा भी है। अचानक मेरे दिमाग में एक बिजली कड़कती है। मैं चुटकी बजाते हुए एक खौफनाक मुस्कान के साथ, अरे हाँ, मैं उस गद्दार को कैसे भूल गया, हान फेंक, याओ लाओ का वो गद्दार चला। उसके पास हेवनली फ्लेम लिस्ट में 15वें नंबर की आग सी हार्ट फ्लेम है। तभी कमरे के अंधेरे से दो खौफनाक काली आत्माओं के साए प्रकट होते हैं। ये हून के शक्तिशाली संरक्षक हैं, प्रोटेक्टर वू और प्रोटेक्टर शुआन। सेवक बाहर से, मालिक, कबीले के प्रोटेक्टर वू और प्रोटेक्टर शुआन आपके वापस आने की खबर सुनकर खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं। मैं, उन्हें अंदर आने दो। प्रोटेक्टर वू शुआन झुककर सम्मान से, प्रोटेक्टर वू स्लैश शुआन का युवा मालिक हुनचांग को प्रणाम। मैं हाथ उठाकर, उठो। शुआन प्रोटेक्टर, मैंने सुना है कि तुम्हारी उस हान फेंक नाम के एल्केमिस्ट से काफी अच्छी जान पहचान है। प्रोटेक्टर शुआन, जी मालिक, हान फेंक का हमारे हॉल ऑफ सोल्स के साथ गुप्त लेन देन का रिश्ता है। उसकी एल्केमी का लेवल भी काफी बेहतरीन है, इसलिए मेरी उससे बात होती रहती है। मैं अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकता हूं, आंखों में एक शातिर शिकारी जैसी चमक है। मैं, क्या तुम उस हान फेंक को एक बार मेरे सामने ला सकते हो? मुझे उस महान एल्केमिस्ट से मिलने की थोड़ी बेताबी है। अकर, मालिक, प्रोटेक्टर शुआन वापस आ गए हैं और उनके साथ एक बहुत ही रहस्यमयी आदमी भी आया है। हान फेंक माथे पर बल डालते हुए शुआन से, प्रोटेक्टर शुआन, अब तो मुझे बता दीजिए कि आप मुझे इतनी दूर इस अनजान जगह पर क्यों लाए हैं, और जहां तक मुझे याद है इस इलाके का हॉल ऑफ सोल्स का इंचार्ज तो हाल ही में बदला है ना? वो नया मालिक मुझसे क्यों मिलना चाहता है? मेरी तो उनसे कोई पुरानी जान पहचान भी नहीं है। प्रोटेक्टर शुआन ठंडे लहजे में, ज्यादा सवाल मत पूछो हान फेंक, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चुपचाप अंदर चलो। हॉल के ऊंचे सिंहासन पर मैं हुनचांग बेहद शान से बैठा हूं। मेरी आंखों में एक खतरनाक शिकारी की चमक है। हान फेंक और शुआन हॉल में दाखिल होते हैं। प्रोटेक्टर शुआन झुककर, शुआन का मालिक हुनचांग को प्रणाम। हान फेंक हाथ जोड़कर झूठी मुस्कान के साथ झुकाव दिखाते हुए, याओ होंग, हान फेंक का महान मालिक को प्रणाम। मुझे प्रोटेक्टर शुआन से पता चला कि हुजूर खुद एक बहुत बड़े अल्केमिस्ट हैं। मैं बहुत जल्दबाजी में आया हूं, इसलिए कोई बड़ा तोहफा नहीं ला सका। ये एक छोटी सी भेंट है, उम्मीद है हुजूर इसे स्वीकार करेंगे। मैं बिना तोहफे की तरफ देखे सपाट आवाज में, तोहफे की कोई जरूरत नहीं है, उठो। दरअसल तुम्हें यहां बुलाने का एक खास मकसद है और मुझे इसमें तुम्हारा पूरा सहयोग चाहिए। हान फेंक हंसते हुए, हुजूर हुक्म कीजिए, जहां तक मेरी क्षमता की बात है मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मैं ठंडे और रौबदार लहजे में, मुझे तुमसे कोई मामूली चीज नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर छुपी सी हार्ट फ्लेम चाहिए। यह सुनते ही हान फेंक के चेहरे की रंगत उड़ जाती है, उसकी झूठी मुस्कान गायब हो जाती है और वह 2 कदम पीछे हटता है। हान फेंक हकबाकाते हुए हकलाकर, हुजूर आप जरूर मजाक कर रहे हैं, आप खुद एक एल्केमिस्ट हैं, तो आप बखूबी जानते होंगे कि एक एल्केमिस्ट के लिए उसकी हेवनली फ्लेम उसकी आत्मा जैसी होती है। ये आग कितनी अनमोल है। मैं अचानक अपनी खौफनाक डो हुआंग और गॉड लेवल आत्मा की ऊर्जा रिलीज करते हुए दहाड़कर, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे यहां मजाक करने बैठा हूं? पूरे हॉल में इतना खौफनाक दबाव बनता है कि हान फेंक घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ता है। फर्श में दरारें पड़ जाती हैं। हान फेंक दहशत से कांपते हुए, पसीना पोंछते हुए, मां मालिक दया करें, यह सी हार्ट फ्लेम मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर न जाने कितनी खौफनाक मुसीबतों को झेलकर हासिल की थी। मैं ठंडी मुस्कान के साथ, तुमने कितनी मेहनत की, इससे मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, आग निकालो या यहीं अपनी जान दो। हान फेंक समझ जाता है कि अगर उसने एक पल की भी देरी की तो सामने खड़ा यह साक्षात काल उसे मसल कर रख देगा। वह डर के मारे अपनी आस्तीन से नीले रंग की चमकदार आग की बोतल बाहर निकालता है। हान फेंक दोनों हाथों से बोतल आगे बढ़ाते हुए रोती हुई आवाज में, मालिक, यह रही मेरी सी हार्ट फ्लेम, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आग की बोतल अपने हाथ में लेते हुए, बहुत बढ़िया, अब तुम अपनी यह मनहूस सूरत लेकर यहां से दफा हो सकते हो। हान फेंक जमीन पर माथा टेकते हुए, शाह शुक्रिया मालिक, आपकी इस दया का शुक्रिया। हान फेंक पागल कुत्तों की तरह उल्टे पैर भाग निकलता है। प्रोटेक्टर शुआन, मालिक,
क्या मुझे गुप्त रूप से जाकर उस हान फेंक को रास्ते से हटा देना चाहिए? ब्लैक कॉर्नर रीजन में उसका ब्लैक अलायंस नाम का एक बड़ा नेटवर्क है। अगर उसने बाहर जाकर कुछ बकवास की, मैं हाथ उठाकर शांत कराते हुए, जरूरत नहीं है। एक गीदड़ के भौंकने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आज तुमने जो काम किया है उससे मैं बहुत खुश हूं। जब मैं कबीले वापस लौटूंगा तो बड़े एल्डर्स के सामने तुम्हारे प्रमोशन की सिफारिश जरूर करूंगा। प्रोटेक्टर शुआन गदगद होकर घुटनों के बल गिरते हुए, मालिक के लिए काम करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं अपने हाथ में तैरती उस खूबसूरत नीली सी हार्ट फ्लेम को देखते हुए मन में शातिर मुस्कान के साथ, हाँ हाँ हाँ, ग्रीन लोटस फ्लेम और अब यह 15वें नंबर की सी हार्ट फ्लेम, दो दो हेवनली फ्लेम्स अब मेरे हाथ में हैं। जब ये दोनों आग मैं अपने छोटे भाई श्याओ यान को दूंगा तो देखना ये सिस्टम मुझे किस गॉड लेवल का रिवॉर्ड थमाता है। मैं मन में शातिर मुस्कान के साथ सोचती हुए, हूँ, हान फेंक जैसा गीदड़ मेरे सामने भला क्या तूफान खड्डा कर सकता है। मेरे पीछे साक्षात खून कबीला खड्डा है। अगर मुझे इस बात का डर ना होता कि कहानी का प्लॉट बहुत तेजी से बदल जाएगा और श्याओ यान के लिए चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, तो हान फेंक को जान से मारना मेरे लिए बस चुटकी बजाने का खेल था। मैं अपने छोटे भाई श्याओ यान की तस्वीर दिमाग में लाता हूं, मैं मुस्कुराते हुए मन में, मेरे पास तो अपना श्याओ यान है। एक बार जब वह क्लाउड मिस्ट सेट और नालाम यानरा के साथ अपना 3 ईयर अग्रीमेंट निपटा ले तो इस गद्दार हान फेंक का काम तमाम करने का काम मैं सीधे उसी को सौंप दूंगा। आखिर युवा लडिच का है। जिंदगी में ज्यादा आराम नहीं मिलना चाहिए वरना कुंद पटदिया जाएगा। दृश्य बदलता है। मैं शीमो शहर के मोटी मरकरी ग्रुप के ठिकाने पर पहुंचता हूं। मैं आगे बढ़ते हुए किंगलिन की तरफ देखकर प्यार से, छोटी बच्ची किंगलिन, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें यहां से एक बेहतर जगह ले जाने के लिए वापस आ गया हूं। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? किंगलिन मासूमियत से, हुजूर, बड़े कप्तान और उपकप्तान मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। क्या क्या मैं यहीं रुककर उनकी रक्षा कर सकती हूं? मैं मन में सोचती हुए हूं। मूल कहानी के हिसाब से जल्द ही हेवन सर्पेंट पैविलियन के लोग इसे लेने आएंगे। वही जगह इसके स्नेक आइज के विकास के लिए सबसे बेहतर होगी। मैं मुस्कुराते हुए एक जेट टोकन निकालते हुए, ठीक है, यह एक स्पेस जेट टोकन है। जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए इसे तुरंत तोड़ देना, मैं सीधे यहां प्रकट हो जाऊंगा। ये दो हुआन ग्रेड डोज किल्स और जख्मों को ठीक करने वाली पिल्स हैं। इन्हें रखो और किंगलिन का ख्याल रखना। श्याओ डिंग व श्याओली झुककर मन में गदगद होकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। क्या यह महान हुजूर ही हमारे छोटे भाई श्याओ यान के वो जाबाज बड़े भाई हैं? दृश्य बदलता है। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की गुफाओं के ऊपर मैं उड़ रहा हूं। तभी 6 स्टार राक्षस अमेथिस्ट विंग्ड लॉयन किंग लावे जैसी आग उगलते हुए बाहर निकलता है। लॉयन किंग भयंकर गर्जना के साथ, इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में घुसने की? क्या तुम इंसानों ने मुझे कमजोर समझ रखा है? एक जाता है तो दूसरा चला आता है। मैं ऊपते हुए हवा में हाथ नचाते हुए, अरे यार, फालतू में बकवास मत कर। मैं यहां सिर्फ किसी को ढूंढने आया हूं। मुझे तेरे उस अमेथिस्ट क्रिस्टल में कोई दिलचस्पी नहीं है। चुपचाप रास्ता छोड़ दे। लॉयन किंग दहाड़ते हुए, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? मैंने अभी क्रिस्टल का नाम भी नहीं लिया था और तुमने खुद बोल दिया। तुम पक्का उसी औरत युंजी के साथी हो। मरण के लिए तैयार हो जाओ। लॉयन किंग अपनी बैंगनी आग से हमला करता है। मैं अपनी जगह से बिना हिले अपनी खौफनाक सोल पावर छोड़ता हूं। भयंकर धमाके के साथ लॉयन किंग की आग गायब हो जाती है और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। लॉयन किंग दर्द से कराहते हुए, थर थर कांपते हुए, अरे बाप रे, यह कौन सी ताकत है हुजूर? मेरी आंखें अंधी थीं जो मैं आपको पहचान न सका। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। तभी झाड़ियों में से एक नंगा धड़ंगा श्याओ यान दौड़ता हुआ बाहर आता है। श्याओ यान हैरान होकर चिल्लाते हुए, अरे बड़े भैया हुन चांग, आप यहां क्या कर रहे हैं? श्याओ यान लॉयन किंग को जमीन पर गिड़गिड़ाते देखकर आंखें फाड़ लेता है। श्याओ यान, ओ तेरी, ये तो वही भयंकर लॉयन किंग है। भैया, आपने तो इसे सीधे जमीन पर चटका दिया। आप तो सचमुच गॉड हो। मैं श्याओ यान को सिर से पैर तक देखते हुए हंसकर, अरे श्याओ यान, तू इस हालत में बिना कपड़ों के माउंटेन में क्या नग्न प्रदर्शन कर रहा है भाई? श्याओ यान झेंपते हुए गुफा की तरफ इशारा करके, सब इस खूसट बूढ़े याओ लाओ की गलती है। कह रहा था कि मेरी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए मुझे झरने के नीचे खड़े होकर ट्रेनिंग करनी होगी। पानी के बहाव से कपड़े फट रहे थे तो मैंने सारे कपड़े उतार ही दिए। याओ लाओ की आत्मा अंगूठी से बाहर निकलती है। श्याओ यान याओ लाओ को उंगली दिखाते हुए, बूढ़े अब ज्यादा नाटक मत करना, मेरे बड़े भैया आ गए हैं। अगर तूने मुझे आगे तंग किया तो तेरी सारी शिकायतें भैया से कर दूंगा। याओ लाओ गुस्से में दाढ़ी सहलाते हुए, अरे एहसान फरामोश लड़के, मैं तेरी भलाई के लिए ट्रेनिंग करवा रहा हूं और तू मुझे ही विलेन बना रहा है। मैं दोनों को शांत कराता हूं और सीधे मुद्दे पर आता हूं। मैं याओ लाओ से, ओल्ड मैन याओ, मुझे बस एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हारी बोन चिलिंग फ्लेम की थोड़ी सी लपट चाहिए। याओ लाओ चौंकर, क्या तुम्हें मेरी आग की क्या जरूरत पड़ गई? मैं शातिर मुस्कान के साथ अपनी दोनों हथेलियां खोलता हूं, बस एक टेस्ट करना है। मेरी बाईं हथेली में 19वें नंबर की हरी ग्रीन लोटस डेमन फ्लेम और दाहिनी हथेली में 15वें नंबर की नीली सी हार्ट फ्लेम एक साथ जल उठती है। पूरे पहाड़ का तापमान अचानक आसमान छूने लगता है। याओ लाओ श्याओ यान फटी आंखों से देखकर एक साथ चीखते हुए, ये तो दो दो हेवनली फ्लेम्स हैं। रैंक 19 और रैंक 15 की आग एक साथ तुम्हारे पास कैसे आए? मेरी दोनों हथेलियों में जलती ग्रीन लोटस फ्लेम और सी हार्ट फ्लेम को देखकर श्याओ यान की लार टपकने लगती है। मैं श्याओ यान को दूर धकेलते हुए, अरे दूर हट, ये दोनों हेवनली फ्लेम्स हैं तो तेरे लिए ही
लेकिन अभी तू बहुत कमजोर है। अगर अभी जबरदस्ती इन्हें अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश की तो एक पल में जलकर राख हो जाएगा। शाओ यान आंखों में आंसू लाकर गदगद होकर, बड़े भैया, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। आपने मुझे दो दो हेवनली फ्लेम्स दे दी, मैं जिंदगी भर आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा। याओ लाओ अपनी दाढ़ी खुजाते हुए आसमान की तरफ देखकर ठंडी सांस लेता है। याओ लाओ जलन और अफसोस के साथ, हे भगवान, मैं इतना साल पहले क्यों पैदा हो गया। काश मेरी जवानी में भी मुझे ऐसा कोई बड़ा भाई मिला होता तो आज मेरी यह दुर्दशा थोड़ी ना होती। मैं याओ लाओ से 11वें नंबर की बोन चिलिंग फ्लेम लेता हूं और अपने हाथ से एक प्राचीन सील मंत्र बनाता हूं। आग पलक झपकते ही एक शांत मोमबत्ती की लपट जैसी बन जाती है। याओ लाओ फटी आंखों से देखकर घबराते हुए, ये कौन सा तरीका है। मेरी बोन चिलिंग फ्लेम रैंक 11 पर आती है। मैं खुद इतने सालों से इसे बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करता हूं। लड़के जरा संभल कर, कहीं खुद ही खेल खेल में जल न जाओ। शाओ यान ठहाका लगाते हुए, हाँ हाँ हाँ, देखा बूढ़े, मास्टर तो मेरे बड़े भैया हैं। तू पूरी जिंदगी आग से खेलता रहा, फिर भी तेरे पास मेरे भैया जैसी टेक्निक नहीं है। सचमुच तेरी पूरी उम्र कुत्तों की तरह बर्बाद हुई है। याओ लाओ गुस्से में झपटते हुए, कमीने लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर की बेइज्जती करने की। मैं अपनी स्टोरेज रिंग से लावे के नीचे से निकाला हुआ 1000 ईयर ग्रीन जेड लोटस निकालता हूं। मैं शाओ यान, ये वो नीलम कमल है जिस पर ग्रीन लोटस फ्लेम पैदा हुई थी। इस पर बैठकर ध्यान लगाने से तेरी ट्रेनिंग स्पीड कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। ये तेरा हुआ। याओ लाओ चौंक कर, अविश्वसनीय। ड्रैगन एल्केमिस्ट होने के नाते मैं कह सकता हूं कि इसकी कदर अनमोल है। शाओ यान कमल को संभालता है, फिर वह अपनी भारी काली तलवार निकालता है। शाओ यान, भैया, मास्टर ने मुझे एक दी ग्रेड डॉ स्किल सिखाई है, स्काई स्प्लिटिंग वेव रूलर। हमारे शाओ परिवार की सबसे ऊंची स्किल भी सिर्फ हुआन ग्रेड की है। मैं मुस्कुराते हुए, बहुत बढ़िया, ला मुझे यह स्किल दिखा, मैं तुझे इसका सही इस्तेमाल करके दिखाता हूं। मैं तलवार हवा में लहराता हूं, पूरा माउंटेन 2 हिस्सों में कटने लगता है। जैसे ही मैं शाओ यान को चीजें सौंपता हूं, मेरे दिमाग में सिस्टम की गूंजती हुई अलौकिक आवाज सुनाई देती है। सिस्टम सिस्टम नोटिफिकेशंस, डिंग, महा रिवॉर्ड ट्रिगर हुआ। होस्ट ने शाओ यान को 1000 साल का नीलम कमल भेंट किया, 1 लाख ईयर ब्लैक जेड लॉर्ड्स प्लेटफॉर्म। होस्ट ने 11 लॉर्ड सीड्स भेंट किए, रिवॉर्ड 100 एमराल्ड लॉर्ड सीड्स। होस्ट ने स्काई स्प्लिटिंग रूलर की टेक्निक सिखाई, रिवॉर्ड हेवन ग्रेड लॉर्ड ऑफ स्किल रेड स्काई स्प्लिटिंग फर्मामेंट। मैं मन में अति उत्साहित होकर, वाह, क्या गॉड लेवल रिवॉर्ड मिला है। ये ब्लैक जेड लोटस पुराने कमल से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब मुझे फेनजू मंत्रा के रिकल्टिवेशन के किसी भी साइड इफेक्ट या खतरे की चिंता करने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। शाओयान मुस्कुराते हुए, बड़े भैया, इसकी आप इतनी दूर मुझसे मिलने आए और मुझे इतने अनमोल खजाने दिए। मेरे पास अभी देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरी ग्रिल्ड फिश बनाने की कला बहुत सुधर गई है, कुछ खाकर जाइए ना। मैं हंसकर मना करते हुए, नहीं छोटे भाई, मुझे अभी कबीले के कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं, मेरा जाना जरूरी है। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी बात याद रखना। शाओ यान गंभीर होकर कान लगाकर, हाँ भैया, आप जो भी कहेंगे मैं एक एक शब्द दिल में उतार लूंगा। मैं शाओ यान के कंधे पर हाथ रखता हूं और अपनी आस्तीन से 2 बेहद खूबसूरत और चमकदार औषधि की बोतलें निकालता हूं। मैं गंभीर और गंभीर लहजे में, शाओ यान, अगर कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और उस वक्त मैं किसी वजह से तुम्हारी मदद के लिए ना पहुंच पाऊं, तो ध्यान से सुनो, इन दोनों बोतलों में बहुत खास दवाइयां हैं। एक बोतल में सील को तोड़ने वाली पिल है और दूसरी में खोई हुई ताकत को तुरंत रिकवर करने वाली महाऔषधि। इन्हें अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। शाओ यान दोनों बोतलों को बहुत संभाल कर अपने हाथ में लेता है। मैं रेगिस्तान की तरफ इशारा करते हुए शाओ यान को अगला रास्ता समझाता हूं। मैं, जब तुम्हारी इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की ट्रेनिंग पूरी हो जाए तो सीधे शिमो सिटी जाना। वहां नक्शों की एक पुरानी दुकान में तुम्हें हाई बोदोंग नाम का एक बूढ़ा आदमी मिलेगा। वहां जाकर बस मेरा नाम ले देना, वो सब समझ जाएगा। शाओ यान आंखें फाड़कर सुनते हुए, मेरा नाम सुनते ही फिर आगे क्या करना होगा भैया। मैं मुस्कुराते हुए, फिर तुम इन्हीं दोनों दवाइयों का सौदा उससे करना। बदले में वह बूढ़ा आइस एम्परर तुम्हें कुछ समय के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह सुरक्षा देगा और तुम्हारे साथ रहेगा। शाओयान दवाइयों को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह मेरी तरफ देखता है। शाओयान भावुक होकर कसकर मुट्ठी भींचते हुए, भैया, मैं आपकी एक एक बात दिल में बिठा ली है। मैं वादा करता हूं कि मैं दिन रात मेहनत करूंगा और बहुत जल्द इतना मजबूत बनूंगा कि एक दिन आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी मदद कर सकूं। मैं, याओ लाओ आत्मा रूप में बाहर निकलकर, शाओ यान, पहले नालाम यानरा के साथ अपना 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा करना, समझे। शाओ यान नक्शा देखते हुए, हाँ मास्टर, अरे यार, मैं बड़े भैया को यह प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम मैप का नक्शा देना तो भूल ही गया। याओ लाओ मुस्कुराते हुए, कमीने लड़के, तेरा बड़ा भाई तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है, अगर तूने ट्रेनिंग में आलस दिखाया तो तू सचमुच उसके प्यार और एहसान के काबिल नहीं रहेगा। शाओ यान आंखों में चमक लाते हुए, आलस कभी नहीं, यह तो मेरे डॉदी बनने के सफर का पहला कदम है। शाओ यान गुफा में ताजा पकाई हुई मछली लेकर युनजी युन युन के पास जाता है। शाओ यान, लो थोड़ा खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। और हाँ, मैंने कई बार कहा है कि कल रात मैं बस तुम्हारे जख्मों पर दवा लगा रहा था, कोई गलत फायदा नहीं उठा रहा था। युनजी धीमी आवाज में, शुक्रिया। वैसे बाहर अभी थोड़ी देर पहले इतना भयंकर धमाका और अमेथिस्ट विंग्ड लॉयन किंग की दहाड़ क्यों सुनाई दे रही थी। शाओ यान लापरवाही से मुस्कुराते हुए, अरे वो
वो कुछ नहीं, मेरे बड़े भैया आए थे। उस बेवकूफ लॉयन किंग ने औकात से बाहर जाकर मेरे भैया को आंख दिखाई। फिर क्या, भैया ने एक ही झटके में उस भयंकर राक्षस को निपटा दिया। युनजी फटी आंखों से शाओ यान को घूरते हुए मन में डरी हुई। या क्या, उस भयानक लॉयन किंग को एक ही झटके में मार गिराया? ये लड़का किस खानदान का है? इसका बड़ा भाई कितना खौफनाक इंसान है। युनजी झकते हुए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शाओ यान आंख मारते हुए। मेरा नाम यान श्याओ है। दृश्य बदलता है। हुन कबीले के गुप्त महल में दो एल्डर्स आपस में दबी आवाज में बात कर रहे हैं। पहला गार्ड, सुना है हुन चांग अपनी कल्टीवेशन को दोबारा रिकल्चरेट कर रहे हैं। दूसरा गार्ड, तुम कबीले के अंदरूनी मामलों को नहीं जानते। भले ही पेट्रियार्क के बेटे हैं, लेकिन उनकी मां एक मामूली दासी थी। पहले जब वो डॉ वांग बने तो उनकी ट्रेनिंग हमेशा के लिए अटक गई थी, लेकिन इस बार जब उन्होंने कोर डिसाइपल का टेस्ट दिया तो उन्होंने सबको चौंका दिया। पहला गार्ड, और तुम्हें पता है उन्हें हॉल ऑफ सोल्स की कमान कैसे मिली? उन्होंने एक 7वीं टीयर पिल बनाकर कबीले के सभी बूढ़े एल्डर्स के मुंह बंद कर दिए थे। मैं अपने निजी साधना कक्ष में बैठा हूं। मेरे चारों तरफ 3 रंग बिरंगी हेवनली फ्लेम्स, ग्रीन लोटस, सी हार्ट और सिस्टम की दिव्य लपटें चक्कर काट रही हैं। मैं गंभीरता से ध्यान लगाते हुए मन में, कबीले की रद्दी कल्टीवेशन मंथन से तो यह सिस्टम का फैन जुए 1000 गुना बेहतर है। इसकी खास टेक्निक ट्रू फायर बॉडी टेम्पिंग मेरे शरीर की सारी अशुद्धियों को जलाकर मेरी डॉ की को चट्टान जैसा मजबूत बना रही है। मैं अपनी ताकत का एहसास करते हुए, अगर मैं आम कल्टीवेशन विधि से एक साथ 3 हेवनली फ्लेम्स अपने अंदर उतारता तो मेरा शरीर राख बन जाता, लेकिन इस सिस्टम की गॉड लेवल कल्टीवेशन से मैं तीनों आगों को अपनी मुट्ठी में नचा रहा हूं। मैं कमरे से बाहर निकलता हूं। मेरे सामने कबीले के संरक्षक और दूत घुटनों पर झुके खड़े हैं। दूत झुककर सम्मान से, मालिक को प्रणाम, सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं अपनी काली विंग्स फैलाते हुए शातिर मुस्कान के साथ, मैं विशाल फ्लाइंग बीस्ट की पीठ पर सवार होकर आसमान से नीचे देखता हूं। चारों तरफ हत्याएं और लूटपाट मची है। मैं मन में सोचती हुए, अराजकता की यह दुनिया सचमुच अपनी बदनामी के लायक है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में मैंने खजाने और जड़ी बूटियों के लिए 50 से भी ज्यादा जानलेवा खूनी झड़पें देख ली हैं, लेकिन इस उड़ते हुए मॉन्स्टर पर सवारी करने का मजा हवाई जहाज में उड़ने से भी कहीं ज्यादा कड़क है। नीचे ज्यानान एकेडमी की सीमा दिखाई देने लगती है। मैं गहरी सांस लेते हुए, खैर, जब ज्यानान एकेडमी के इतने पास पहुंच ही गया हूं तो जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले नीचे चलकर किसी होटल में रुकने का इंतजार करता हूं। मैं एक सराय में कमरा लेता हूं। तभी कुछ नकाबपोश लुटेरे गुप्त रास्ते से कमरे में घुसते हैं, लेकिन कमरा खाली दिखता है। डाकू एक हैरान होकर इधर उधर देखते हुए, अरे बंदा कहां गया? मैंने तो खुद अपनी आंखों से उसे इस कमरे के अंदर जाते देखा था। इतने कम समय में वो हवा में गायब कैसे हो गया? डाकू दो, अरे भाई, मैंने उस पर काफी देर से नजर रखी हुई थी। उसकी ताकत मुश्किल से 5 स्टार डॉ शी के आसपास थी। इतनी जल्दी भाग कैसे सकता है? मैं अचानक उनके ठीक पीछे हवा में प्रकट होकर ठंडे स्वर में, क्या तुम लोग मुझे ही ढूंढ रहे हो? डाकू एक चौंक कर पीछे मुड़ते हुए चीख कर, हाँ बॉस, यही है वो। डाकू लीडर तलवार निकालते हुए, फिर बेवकूफों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हमला करो, इस साले को मार गिराओ, इसका माल लूट कर आज ही डडोशी बनने का इंतजाम हो जाएगा। इससे पहले कि वे अपनी तलवारें हिला पाते, मेरी उंगली के एक इशारे से उठने वाली नीली लपटें उन्हें सेकंडों में राख के ढेर में बदल देती हैं। मैं नीचे काउंटर पर जाता हूं। होटल रिसेप्शनिस्ट झुककर माफी मांगते हुए, माफ कीजिए जनाब, ज्यानान एकेडमी का एडमिशन सीजन चल रहा है, इसलिए सारे बेस्ट वीआईपी कमरे फुल हो चुके हैं। मैं शांति से, कोई बात नहीं, कोई भी साधारण कमरा चलेगा। साधारण कमरे में पहुंचकर मैं मन ही मन अपनी बढ़ती ताकत का एहसास करते हुए, अद्भुत, इस ब्लैक जेड कमल की कल्टीवेशन स्पीड का क्या कहना? इस रफ्तार से तो 1 साल के अंदर मेरी पुरानी पूरी ताकत पूरी तरह रिकवर हो जाएगी। आम लोगों को डॉ शी से डॉ हुआंग बनने में 20-20 साल लग जाते हैं, पर मेरे लिए 3 स्टार डॉ शी की ताकत से ज्यानान एकेडमी में एंट्री लेना तो चुटकी का खेल है। अब बस मुझे हेवनली फ्लेम टावर के पास पहुंचने का प्लान बनाना है। अगली सुबह मैं पीस टाउन जाने वाले व्यापारियों और छात्रों के कारवां के पास पहुंचता हूं। कारवां गार्ड जोर जोर से चिल्लाते हुए, पीएस टाउन जाने वाली गाड़ियां बस निकलने ही वाली हैं। आखिरी 3 सीटें बची हैं। रास्ते की सुरक्षा के लिए हमारे पास एक डाडोशी और 5 डॉशी गार्ड्स मौजूद हैं। जो भी ज्यानान एकेडमी के एडमिशन टेस्ट के लिए जा रहा है, स्वागत है। मैं आगे बढ़ते हुए, क्या अभी भी जगह खाली है? कारवां लीडर मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ छोटे भाई, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। क्या तुम भी पीएस टाउन जा रहे हो? मैं मन में मुस्कुराते हुए, ये तो बिल्कुल इस दुनिया की बस सर्विस जैसा माहौल है। कारवां रेगिस्तान और जंगलों को पार कर रहा है। रास्ते में एक आदमी और उसकी छोटी बच्ची अपने घर के बने मंतो रोटियां खा रहे हैं। बच्ची का पिता मुस्कुराते हुए, छोटे भाई, रास्ता बहुत लंबा है, थोड़ा खाना खा लो। मैं, शुक्रिया, पर मुझे भूख नहीं है। छोटी बच्ची अपनी मासूमियत में ताजा गर्म रोटी आगे बढ़ाते हुए, भैया थोड़ा सा खा लीजिए ना, अभी पीस टाउन पहुंचने में आधा रास्ता बाकी है। ये रोटियां मेरी मां ने अपने हाथों से बनाई हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं। तभी कारवां का एक बदतमीज और घमंडी गार्ड दौड़ता हुआ आता है और सीधे उस बच्ची के हाथ से रोटी छीनकर फेंक देता है। गार्ड चिल्लाते हुए, हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस अजानी को बीच रास्ते में बिगाड़ने की? तुरंत इस मेहमान से माफी मांग, वरना तुझे यहीं गाड़ी से नीचे फेंक दूंगा। मैं ठंडे स्वर में, माफी? ये माफी तुम उन मासूमों से मांगना जिन्हें तुम लोगों ने रास्ते में लूट कर मार डाला है। कारवां का गार्ड हैरान होकर अपना नकाब उतारते हुए, कमीने,
तुझे पता चल गया? लड़कों, अब इंतजार मत करो, हमला करो। अरे बेवकूफ लड़के, ब्लैक कॉर्नर रीजन में तुम्हारा स्वागत है। पूरा कारवां डाकुओं के असली रूप में बदल जाता है। मैं बिना हिलाए अपनी डॉ की एक ही तरंग छोड़ता हूं। भयंकर नीली काली आग में पूरा डाकू गिरोह सेकंडों में राख हो जाता है। मैं पीस टाउन के बॉर्डर पर पहुंचता हूं। वहां जियानान एकेडमी की लॉ एनफोर्समेंट टीम पहरा दे रही है। मैं एनफोर्समेंट कैप्टन के पास जाकर, नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूं कि एकेडमी के अंदर के किसी छात्र से संपर्क कैसे किया जा सकता है? होल्ड, येलो ग्रेड ट्यूटर आगे बढ़ते हुए, नमस्ते, मैं होल्डर हूं, जियानान एकेडमी एनफोर्समेंट टीम का कैप्टन और येलो ग्रेड ट्यूटर। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं, मेरा नाम हुनचांग है, मैं श्याओ यू से मिलना चाहता हूं। होल्डर, ओह श्याओ यू, फिर तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। वह 2 दिन पहले ही माउंटेन ट्रेनिंग के लिए बाहर गई है। क्या कोई बहुत जरूरी काम है? मैं, नहीं, कोई खास जल्दबाजी नहीं है। होल्डर मुझे सिर से पैर तक देखता है और मन में चौंक जाता है। होल्डर मन में, अकेले पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को पार करके यहां तक पहुंच गया। इस लड़के की ताकत बेहद खौफनाक है। अगर ये मेरे क्लास में आ जाए तो मुझे ब्लैक ग्रेड ट्यूटर का प्रमोशन मिल सकता है। होल्डर का शिष्य लिनगू मेरे पास आता है। लिनगू, नमस्ते, मैं ट्यूटर होल्डर का चेला लिनगू हूं। मेरे मास्टर ने आपको दोपहर के खाने पर बुलाया है ताकि एडमिशन टेस्ट पर बात हो सके। मैं मुस्कुराते हुए, ठीक है, चलो। रेस्टोरेंट में खाने की मेज पर। होल्डर उत्साह से, हुनचांग, तुम्हारी ताकत के साथ जियानान एकेडमी का टेस्ट पास करना तो बच्चों का खेल है, पर मेरी एक गुजारिश है, क्या तुम मेरी क्लास ज्वाइन करोगे? मैं कुर्सी पर टेक लगाते हुए सीधे आंखें मिलाकर, होल्डर ट्यूटर, मैं आपकी क्लास क्यों चुनूं? मुझे बदले में क्या मिलेगा? होल्डर, तुम जो कहोगे, जो मेरे बस में होगा मैं पूरा करूंगा। मैं शातिर मुस्कान के साथ, मेरी बस एक शर्त है, मुझे जल्द से जल्द इनर एकेडमी के अंदर पहुंचाओ। क्या तुम ये कर सकते हो? शाओयान गुस्से में बड़बड़ाते हुए, अरे यार, आधा साल बीत गया। मेरे बड़े भैया ने जिस बंदे का पता दिया था उसका कोई अता पता क्यों नहीं है? कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया था? तभी दुकान के काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी हाई बोदो नक्शा बना रहा होता है। शाओ यान आगे बढ़कर रूखे अंदाज में, अबे ओए, क्या तू ही हाई नाम का बूढ़ा है? हाई बोदो, हाई बोडो, बिना ऊपर देखे ठंडे स्वर में, नहीं जानता, तुमने गलत दुकान में कदम रख दिया है, बाहर निकलो। शाओ यान कमरे को घूरते हुए, यही दुकान है, मैं गलत नहीं हो सकता, अपने मालिक को बाहर बुलाओ। हाई बोदो तलवार जैसी ठंडी बर्फीली हवा रिलीज करते हुए, मैं ही यहां का मालिक हूं, तुम कौन हो और मुझसे क्या काम है? शाओ यान दुकान के काउंटर पर पड़े पुराने नक्शों को छांटने लगता है और अचानक उसे प्यूरिफाइंग लोटस डेमन फ्लेम के 2 टुकड़े मिल जाते हैं। शाओ यान खुशी से उछलते हुए, अरे वाह, ये तो किस्मत का सबसे बड़ा सरप्राइज है। इन 2 नक्शों में डेमन फ्लेम का सबसे बड़ा गुप्त सुराग छुपा हुआ है। हाई बोदो दांत भींचकर, लड़के, तूने इस दुकान को अपने बाप का घर समझ रखा है क्या? बिना मेरी इजाजत के सीधे चीजों पर हाथ साफ कर रहा है। शाओयान आंखें मटकाते हुए, अरे, तो तुम ही हाई नाम के वो बूढ़े आइस एम्परर हो? हाई बोदो, हाँ मैं ही हूं, और तू अब यहां से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। शाओयान घबराकर, मन ही मन, ओ तेरी, तो यही वो बॉडीगार्ड है जिसका बंदोबस्त बड़े भैया ने मेरे लिए पहले से कर रखा था, पर यह बूढ़ा तो दरवाजा बंद करके मेरी शामत बुला रहा है। शाओयान अपनी स्टोरेज रिंग को सहलाते हुए चिल्लाता है, शाओयान, मास्टर, जल्दी बाहर निकलिए, मेरी मदद कीजिए। याओ लाओ की आत्मा अंगूठी से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगती है। याओ लाओ अपनी दाढ़ी सहलाते हुए शाओ यान की खिल्ली उड़ाता है। याओ लाओ मजाक उड़ाते हुए, ओहो, अभी थोड़ी देर पहले कोई बड़ी डींगे मार रहा था ना, कह रहा था कि बड़े भैया ने बॉडीगार्ड का इंतजाम कर दिया है, अब इस बूढ़े मास्टर की हड्डियां किसी काम की नहीं रही। अब क्या हुआ? अब किस मुंह से मदद मांग रहा है? हाय बोदो याओ लाओ की आत्मा देखकर फटी आंखों से कदम पीछे हटाते हुए, आत्मा रूप, तुम दोनों कौन हो? मैंने तो सालों से जामा साम्राज्य में किसी से दुश्मनी नहीं मोल ली। शाओ यान अपने सीने पर हाथ रखकर शान से खड़ा होता है। शाओ यान, अबे ओए बूढ़े, क्या तेरा दिमाग सठिया गया है? बिना पूरी बात सुने हाथ उठाने चला था। अगर मुझे खरोंच भी आ जाती तो तू जानता है तो इसका अंजाम क्या होता। हाय बोदो, क्या अंजाम होता? शाओ यान गर्व से सीना चौड़ा करके, क्योंकि मेरे पीछे मेरे बड़े भैया खड़े हैं। हाय बोदो ना समझी मैं, तेरे बड़े भैया? कौन बड़े भैया? पिछले कई दशकों से मैं शांति से यहां रह रहा हूं, आज ये कौन सी आफत आ गई? शाओ जुआ चिल्लाकर, मेरे बड़े भैया हुन चांग, तूने उनका नाम तो सुना ही होगा ना? हाय बोदो झटके से रुककर हकलाते हुए, शाह क्या? एक बार फिर से बोलना, तू कोई मजाक तो नहीं कर रहा? तू सचमुच हुन चांग हुजूर को जानता है? शाओ यान मुस्कुराते हुए, हूं, सच मान या न मान, मेरे बड़े भैया ने ही मुझे तेरे लिए दवाइयां देकर भेजा है। ये रही पोई पिल जो तेरी सील को तोड़ेगी। हाय बोदो कांपते हाथों से दवा की बोतल लेते हुए गिड़गिड़ाकर, अरे छोटे भाई, गलती हो गई, अपने इस बूढ़े भाई को माफ कर दो, मैंने पहचाना नहीं कि तुम महान हुजूर के छोटे भाई हो। हाय बोदो तुरंत पिल गटक लेता है। उसके शरीर से बर्फीली ऊर्जा का भयंकर विस्फोट होता है। पूरे शीमो शहर का तापमान माइनस में चला जाता है। उसकी सील टूट जाती है। हाय बोदो हवा में तैरते हुए पागलों की तरह हंसते हुए, हा हा हा, आखिरकार वो दिन आ ही गया, मैं वापस डो हुआंग खौन बन गया, क्या भयंकर ताकत है। हाय बोदो की बर्फीली हवा से दुकान की छत उड़ने लगती है। शाओ यान कान बंद करते हुए, अबे बूढ़े, मेरी दुकान तोड़ेगा क्या? अब ध्यान से सुन, मेरे बड़े भैया ने हुक्म दिया है कि जब तक क्लाउड मिस्ट सेक्ट के साथ मेरा 3 साल का समझौता खत्म नहीं हो जाता तब तक तुझे मेरा बॉडीगार्ड बनकर मेरी रक्षा करनी होगी। हाय बोदो हवा से नीचे उतरकर आंखें फाड़ते हुए, क्या तू पागल हो गया है या मैं जामा साम्राज्य का महान आइस एम्परर डो हुआंग तेरा बॉडीगार्ड बनूं? शाओ
यान आंख मारते हुए, क्यों मेरे बड़े भैया, हुन चांग के नाम से डर लग रहा है क्या? मना करना है तो सीधे जाकर उन्हीं से मना कर दे। हाय बोदों, पसीना पोंछते हुए दबी आवाज में। हाय बोदों अभी भी नानुका कर रहा होता है कि श्याओ यान मुस्कुराते हुए जेब से एक और नक्शा और औषधि का नुस्खा निकालता है। श्याओ यान चैलेंजिंग अंदाज में, अरे ओ बूढ़े, तेरी हिम्मत तो बड़ी है, पर क्या तूने कभी फूलिंग जी पिल का नाम सुना है? हाय बोदों फटी आंखों से हकलाते हुए, क्या फूलिंग जी पिल? वो 5वां टीयर पिल जो मेरी ताकत को पूरी तरह से उसके असली पीक पर पहुंचा सकती है? श्याओ यान, बिल्कुल, तुझे बस 1 साल के लिए मेरा बॉडीगार्ड बनना है और ये पिल तेरी। हाय बोदों मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए, डील पक्की, लेकिन एक शर्त है, जब तक तेरी जान पर नहीं बनाती मैं बीच में हाथ नहीं डालूंगा। और हाँ, अपने बड़े भाई हुन चांग से अगली बार जब मिलूं तो उनके सामने मेरी बुराई मत करना। शाओयान हंसते हुए, ठीक है, मंजूर है। दृश्य बदलता है। ज़ियानान एकेडमी के हेवनली फलेम टावर के गहरे तल में मैं आंखें खोलता हूं। मेरे शरीर से सुनहरी और काली ऊर्जा का भयंकर विस्फोट होता है। मैं अपनी मुट्ठी भींचते हुए गहरी सांस लेकर, शानदार, डॉ वांग पीक का लेवल इतनी जल्दी हासिल हो गया, मेरी उम्मीद से भी तेज। इस फॉलिंग हार्ट फ्लेम का स्पीड अप असर सचमुच खौफनाक है। मैं टावर के निचले सीक्रेट दरवाजे को घूरते हुए, अब जब मैं डॉ वांग के पीक पर पहुंच ही गया हूं तो इस असली फॉलिंग हार्ट फ्लेम को अपने अंदर समाने का वक्त आ गया है। पर एकेडमी के बूढ़े एल्डर्स ने इसे टावर की तली में बहुत कड़े मंत्रों से सील कर रखा है। वहां पहुंचना आसान नहीं है। अचानक पूरे टावर में जोरदार धमाके होने लगते हैं और जमीन कांपने लगती है। एकेडमी के छात्र पागलों की तरह बाहर भागने लगते हैं, अकादमी का गार्ड चिल्लाते हुए, सब लोग तुरंत टावर खाली करो। ब्लैक कॉर्नर रीजन के सिर फिरे गुंडों ने एकेडमी पर अचानक हमला कर दिया है। सारे एल्डर्स उनसे निपटने के लिए बाहर चले गए हैं। एक छात्र डरकर, अगर एल्डर्स बाहर चले गए और इस वक्त टावर के अंदर की फॉलिंग हार्ट फ्लेम भड़क गई तो हम सब भस्म हो जाएंगे, भागो। मैं अकेले सीढ़ियों पर खड़े होकर होठों पर शातिर मुस्कान लाते हुए, क्या बात है, किस्मत भी आज मेरा ही साथ दे रही है। ब्लैक कॉर्नर के वे लोग बेवकूफ नहीं हैं जो ज़ियानान एकेडमी से पंगा लेंगे। जरूर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, पर मुझे क्या, उनके इस ड्रामे ने मेरे लिए रास्ता साफ कर दिया। टावर की सबसे निचली मंजिल पर जमीन फट जाती है। एक विशाल इनविजिबल फ्लेम स्नेक की शक्ल में फॉलिंग हार्ट फ्लेम बाहर निकलने लगती है। सील टूटने वाली होती है। एकेडमी का एल्डर कमजोर पड़ते हुए चीख कर, नहीं, ये शैतानी आग इतने दिनों से शांत बैठकर अपनी ताकत जमा कर रही थी, आज मौका मिलते ही इसने सील तोड़ दी। हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं, सब मिलकर ताकत लगाओ। सारे एल्डर्स की शक्तियां खत्म होने लगती हैं। तभी मैं धुएं और लपटों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ता हूं। मैं ठंडे स्वर में अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स को उंगलियों पर नचाते हुए, इतनी कमजोर सील, ज़ियानान एकेडमी के एल्डर्स बस इतने ही पानी में थे। मैं अपनी उंगली से फैन जुए की भयंकर अग्नि तरंग छोड़ता हूं। अदृश्य आग का वो विशाल सांप मेरी ताकत देखकर थर थर कांपने लगता है। टावर में ब्लैक कॉर्नर के हमलावर एल्डर्स को उलझाते हैं और एक छाया नकली फॉलिंग हार्ट फ्लेम लेकर भाग निकलती है। अकादमी का एल्डर घबराकर चिल्लाते हुए, बुरा हुआ, उनका असली मकसद फॉलिंग हार्ट फ्लेम ही था, वो उसे चुराकर भाग रहे हैं, रोको उन्हें। सू एल्डर हाथ उठाकर शांत कराते हुए, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ एल्डर। लेकिन सू एल्डर, अगर आग चली गई तो हमारा ककी रिफाइनिंग टावर हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा। सू एल्डर रहस्यमयी मुस्कान के साथ, घबराओ मत, जो वो ले गए हैं वो महज एक फेक क्लोन है। फॉलिंग हार्ट फ्लेम के पास अपनी खुद की सोच और चेतना है। जो अभी भागा है वो बस उस आग का एक मामूली सा साया था जो थोड़ी देर में खुद गायब हो जाएगा। दूसरा एल्डर चुटकी बजाते हुए, हाँ मुझे भी याद आया, जब हम उससे लड़ रहे थे तो उसकी ताकत बहुत कमजोर लग रही थी। हमें लगा सील तोड़ने में उसकी ताकत खत्म हो गई है, पर वो साला हम सबको उल्लू बना रहा था। सू एल्डर नीचे लावे की तरफ घूरते हुए, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं है। अगर किसी ने नीचे जाकर असली आग पर हाथ डाला तो ज़ियानान एकेडमी चुप नहीं बैठेगी। दृश्य बदलता है। मैं लावे के सबसे निचले सीक्रेट जोन में तैर रहा हूं। असली पारदर्शी फॉलन हार्ट फ्लेम मुझे अपने डायमेंशन में खींच लेता है। मैं चारों तरफ देखकर ठंडी मुस्कान के साथ, ओहो, तो तुमने मुझे अपने इस सीक्रेट डायमेंशन में कैद कर लिया। बेवकूफ नाग, तुम गलत फहमी में जी रहे हो। फॉलिंग हार्ट फ्लेम फुंकार मारती है और मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है। मैं आगे बढ़ते हुए, अगर तुम सीधे लावे में भागते रहते तो शायद मुझे तुम्हें पकड़ने में थोड़ा वक्त लगता, पर तुमने खुद आगे बढ़कर मुझे अपने घर का रास्ता दिखा दिया। इसे कहते हैं अपनी ही होशियारी में खुद फंसना। मैं लावे के नीचे एक प्राचीन तैरती हुई सफेद स्केलेटन और उसके पास जलती एक पुरानी आग की लपट के सामने रुकता हूं। मैं ऊंची और रौबदार आवाज में, आओ भी बाहर, कब तक लाश के पीछे छुपे रहोगे? त्यान हुआ जुआंजे, बहुत देर से मुझे घूर रहे हो, बाहर आकर 2-4 बातें कर लो। लावे में हलचल होती है और एक बेहद शक्तिशाली प्राचीन एंशिएंट सोल अस्थि पंजर से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगती है। तेन हुआ फटी आंखों से देखकर हैरान होकर, तब तुम मुझे जानते हो? लेकिन मेरी याददाश्त में तो तुम्हारे जैसा कोई चेहरा कभी नहीं रहा। तुम कौन हो? मैं हाथ बांधकर बेफिक्र अंदाज में, मैं तुम्हें जानता हूं या नहीं यह मायने नहीं रखता। काम की बात यह है कि मैं तुमसे एक बहुत बड़ा सौदा करने आया हूं। त्यान हुआ ठंडी सांस लेते हुए, सौदा? मैं तो सिर्फ एक भटकी हुई रेमनेंट सोल हूं। मेरे पास ऐसा क्या है जिसके लिए तुम यहां तक आए? जब तक तुम अपनी पहचान नहीं बताते मैं तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करूंगा। मैं अपने होंठों पर एक खतरनाक और शातिर मुस्कान लाता हूं। मैं धीमी और रहस्यमयी आवाज में, मेरा नाम हुन चांग है। हुन सरनेम इस दुनिया में बहुत आम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुमने पुराने जमाने में इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर सुना होगा। त्यान हुआ झटके से पीछे हटते हुए, खौफ से कांपते हुए, हुन, तुम्हारा हॉल ऑफ सोल्स या उस खौफनाक हन क्लैन से क्या रिश्ता है? मैं आंखों में काली लपटें चमकाते हुए, रिश्ता?
मैं उसी होन कबीले के पेट्रियार्क हंत्यंदी का बेटा हूं।